मेरा नाम सत्यम चतुर्वेदी है। मैंने इस ईयर यूपीएससी 2024 में 205 रैंक हासिल की है। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने 5 अटेम्प्ट दिए थे। बीइंग अ जनरल कैंडिडेट, दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट। तो मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मथुरा शहर में मेरा घर है। मेरी स्कूलिंग मथुरा से ही हुई है और इसके साथ साथ मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी मथुरा से ही हुई है। मैंने एमएससी किया हुआ है मथुरा के बीएसए कॉलेज से, और मेरी स्कूलिंग श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। इसके बाद एक्चुअली दिस इज़ माय फोर्थ जॉब। तो पहले मैं सबसे पहले मैं बैंक में था, पीओ। आईबीपीएस के थ्रू मेरा हुआ था। तो मेरी पोस्टिंग हिमाचल में हुई थी, बिलासपुर में। तो मैं वहाँ 9-10 महीने रहा। उसके बाद अभी भारतीय मौसम विभाग में उसके बाद मेरा चयन हुआ, जिसका एग्ज़ाम मैंने सीजीएल के साथ साथ ही दिया था। तो उसकी जॉइनिंग जल्दी आ गई थी। तो क्योंकि दिल्ली में सारी कोचिंग थी और सारा मटेरियल वहीं थे, तो मुझे दिल्ली आना था, इसलिए मैंने स्विच कर दी जॉब और मेरा दिल्ली में ही पोस्टिंग हो गई थी। उसके बाद मौसम विभाग के बाद मैं 2020 से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और सीजीएल के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी मेरा एक प्रमोशन ड्यू है। इसके बाद यूपीपीसीएस 2021 के थ्रू भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने यूपीपीसीएस 2021 क्लियर किया था, तो उसमें मुझे फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट मिली थी, जिसमें मेरी पोस्टिंग नोएडा अथॉरिटी हुई थी। तो मैं वहाँ पर भी करीब 4-5 महीने रहा था। तो ये पूरी मेरी जर्नी है। मैं ये इसके बीच भी कई एग्ज़ाम थे जो मैंने क्लियर किए। अभी हाल ही में आईसीएआर का एग्ज़ाम था, जिसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ था। वो भी 5400 ग्रेड पे की जॉब थी, और उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे सिविल्स की तैयारी करनी थी, और उसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया पोस्टिंग थी, तो वो कहीं पर भी हो सकती थी। और भी मैंने छोटे मोटे एग्ज़ाम क्लियर किए थे, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली थी एज़ पर सर्कमस्टेंसेस। तो अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, और मैंने दिल्ली में रह के ही पढ़ाई की है। मैंने 2018 में 2019 में कोचिंग ली थी बाजीराव एंड रवि से। तो जब दैट वाज माय फर्स्ट ईयर जब मैंने कोचिंग ली थी, तो वो पूरी फुल क्लासरूम कोर्स था। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। तो पहले के 2 जो अटेम्प्ट थे वो मेरे अच्छे नहीं गए थे। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होता है आपको पूरा एनालाइज़ करके और थोड़ा-सा डिटेल रिसर्च करके देना चाहिए। अभी अ अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। मैंने कोचिंग की थी, उसके बाद कोविड आ गया था। कोविड आ गया, फिर एग्ज़ाम डिले होता गया, और फिर मेरी जॉब लग गई कहीं और, तो मैं मेरा फ़ोकस इधर-उधर होता रहा। पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट मैंने थोड़ा सीरियसली दिए हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट थे वो तो मेरे इतने सीरियसली नहीं थे। मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा और फॉर्म पेपर देने चला गया था, तो मेरा हुआ भी नहीं था। करीब कट ऑफ भी 10-10, 15-15 नंबर से रह रही थी। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगा अगर मैं पढ़ूँ तो। तो लास्ट के अभी जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, उसमें मैंने पढ़ाई की थी अच्छे से, तो मेरा 1.5 मार्क्स से समथिंग प्रीलिम्स रह गया था। तो उस टाइम मैं थोड़ा-सा दुखी था कि कुछ मार्क्स से रह गया, मुझे मेंस देने को तो मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया, वो समय की बात होती है। उसके बाद अभी फोर्थ अटेम्प्ट में भी सेम मेरे साथ हुआ, मेरा 1 मार्क से रह गया। तो आप देख सकते हैं कि आप पूरी पढ़ाई करते हैं, लेकिन लास्ट में आपका 1 आधे मार्क्स से कहीं न कहीं कुछ रह जाता है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा जो मेंस का पार्ट है वो मेरा अच्छा है, और मैं मेंस अच्छे से दे सकता हूँ कम तैयारी में, क्योंकि मुझे लिखने का शौक है और मैं लिख सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे कुछ भी विद सम रिसर्च थोड़ा पढ़ने के बाद। लेकिन प्रीलिम्स में मेरा फँस रहा था कुछ ना कुछ, तो इसलिए मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया अगले 2 अटेम्प्ट में। लास्ट अटेम्प्ट जो 2023 का था, उसमें मेरा अनफॉर्चुनेटली जीएस तो क्लियर हो गया था। जीएस में मेरे मार्क्स थे, क्लियर हो गया था मेरा, लेकिन सीसेट में रह गया। तो एक मेरी
इस स्टोरी से आपको एक चीज़ लेने की ज़रूरत है कि सीसेट को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि सीसेट को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो पूरा साल आपका बर्बाद हो जाता है। और मेरा मतलब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सही और हो जाते तो मेरा सीसेट क्लियर था। 66 नंबर चाहिए होते हैं, मेरा 62 समथिंग मार्क्स थे, 62.5 समथिंग। तो वो इसलिए था क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था अपने सीसेट को लेके। क्योंकि मैं सोचता था, क्योंकि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड है, मैंने एमएससी मैथ्स में कर रखी है। साथ ही साथ मैंने सीजीएल और आईबीपीएस जैसे एग्जाम निकाले हैं जहाँ मैथ्स की काफ़ी ज़रूरत होती है और इंग्लिश की भी ज़रूरत होती है। तो दोनों ही चीज़ें जो मेरे साथ थी, तो मैंने कभी तैयारी की ही नहीं सीसेट की लास्ट अटेम्प्ट तक। तो वो एक इशू रहा, और तो उसकी वजह से लास्ट ईयर का पेपर कुछ अजीब आया, मुझे थोड़ा अजीब लगा। हो सकता है कई लोगों का क्लियर हुआ होगा, कई टॉपर्स का मैंने देखा क्लियर नहीं हुआ था लास्ट अटेम्प्ट, जो इस बार टॉप 50 में है। तो आप देख सकते हो कि सीसेट भी आपका खेल खराब कर सकता है, तो आपको सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। तो लास्ट ईयर फिर मैंने सीसेट की तैयारी की, तो इस बार तो मेरे कंफर्टेबली 135 मार्क्स आए सीसेट में, और जीएस भी होपफुली क्लियर हो गया, जो कि 4 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा था, लास्ट ईयर हो गया था, लेकिन सीसेट ने मुझे रोक दिया था। तो मेरा ये एक परिचय है। मैंने आपको बताया मैं मथुरा से हूँ और मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई करता था। साथ ही साथ मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने जॉब के साथ रहकर ही पढ़ाई की है। बीच में जब एग्ज़ाम कोई आता था, तो जितनी मेरे पास छुट्टियाँ होती थी, उन छुट्टियों को मैं इस तरह से स्ट्रेटेजिकली थोड़ा-सा यूज़ करके छुट्टियों को यूज़ करता था। और वहाँ से मैंने ये सब किया है। तो अब अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात है। प्रीलिम्स में आपको एक मैं सीसेट का बताऊँगा, उसके पहले आपको मैं जीएस का बता देता हूँ। प्रीलिम्स में क्या होता है कि प्रीलिम्स में हम लोग हल्का लेते हैं, हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं और हमको लगता है कि ये तो हो जाएगा। लेकिन आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जो प्रीलिम्स जो होता है, हर साल यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। तो आपको पता नहीं होता कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा। 100 क्वेश्चन है अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में, तो मुझे लगता है कि 50 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, साथ ही ऐसे सवाल होते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होते हैं। नॉलेज में होता है आपको, आप गैस कर सकते हो, लेकिन श्योर शॉट आप नहीं बता सकते। अगर आप 50 सवाल 60 सवाल करके आ रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर है। तो मुझे लगता है जो 50 सवाल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उसको छोड़ के आपको उन 50 सवालों पर फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल आपके सब्जेक्ट के अंदर से आ रहे हैं, आपके कोर्स के अंदर हैं, और आपको पता है कि नहीं ये तो मुझे आना ही चाहिए, तो वहाँ फोकस कीजिए आप। इसका मतलब है कि आपको स्टैटिक पार्ट पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। तो स्टैटिक का आप जानते हैं सारी बुक लिस्ट क्या होती है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की, क्योंकि आपको जो मेनली बुक लिस्ट हैं और जो सारे टॉपर्स क्या करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, वो आपको पता ही होगा, क्योंकि सारे टॉपर्स आपको वो बता ही रहे हैं। नॉर्मल एनसीईआरटी आपको जो पढ़नी है सारी पढ़नी है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं हिस्ट्री की, पॉलिटी की, वो आपको पढ़नी है। न्यूज़पेपर पढ़ना है रोज आपको, तो ये चीज़ें हैं आपको जो रोज करनी ही करनी है। तो ये हो गया आपका जो स्टैटिक पार्ट बता रहा हूँ। तो मैंने क्या अपनी गलतियाँ की थी जो मैंने सुधारी। सबसे पहले मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। जो मेरे मॉक टेस्ट थे, या फिर जो मैं पढ़ लिया कुछ और फिर उसको एमसीक्यू फॉर्म में नहीं करने की आदत थी। मेरी आदत थी कि मैं पढ़ लिया तो मुझे याद हो गया, मुझे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अ, जब पेपर आता है तो आप पढ़ तो कुछ और लेते हो, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में वो उस चीज़ को आंसर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, और यूपीएससी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, उनके पेपर सेट ऐसे तो है नहीं कि 4 ऑप्शन में से 3 वो अलग ऑप्शन दे देंगे और एक का आंसर होगा ही होगा। उसमें होता है कि 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको है, लेकिन आपको ढूँढना है कि वो कौन-सा आंसर है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया 40-50 सवाल तो आप ऐसे कर दोगे कि आपको, अगर आप किताबें पढ़ रहे हो तो आप कर सकते हो। जो 10-20 सवाल आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने इनसाइट्स की सीरीज़ आती है स्टेप अप करके, वो फ्री सीरीज़ होती है। तो वो टेस्ट कराते हैं ईयर लॉन्ग। तो मैंने वो जाके ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए, जब भी होता था ऑफलाइन जाके देता था, ताकि प्रैक्टिस हो पाए कि वहाँ पे बैठ के लोगों के बीच कैसे आपको पढ़ना है।
सेकेंडली जो अभ्यास का टेस्ट हो गया या फिर कोई जो कोचिंग्स एग्जाम से पहले फ्री मॉक टेस्ट कराती हैं, तो आजकल जो कोचिंग्स हैं वो क्या कराते हैं कि आपको उस वो इन्वायरमेंट दे देती हैं कि जिस इन्वायरमेंट में आपका एग्जाम भी होगा। तो जैसे कि मैं एक टेस्ट में गया था, शंकर आइस का टेस्ट था, तो वो लोग टेस्ट करा रहे थे किसी स्कूल में, करोल बाग में, और वो स्कूल में चेयर बिल्कुल अच्छी नहीं थी, टेबल बिल्कुल अच्छी नहीं थी, पंखा नहीं चल रहा था, बहुत गर्मी थी। तो आपको लगेगा कि ये लोग कैसे एग्जाम कर रहे हैं, लेकिन असली में पेपर आप जब एग्जाम सेंटर में जाओगे तो एग्जाम सेंटर आपको वैसे ही मिलते हैं। लकीली कुछ एग्जाम सेंटर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ एसी भी चल रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम सेंटर्स आपको 80 to 90% ऐसे मिलेंगे जो सरकारी स्कूल होते हैं, और वहाँ पे टेबल चेयर टूटी हुई होती हैं। आपको उसी पे करना है, पंखा नहीं चल रहा होगा, आपको साइड में बैठे होगे, और जैसे आप जानते हो मई जून में एग्जाम होता है तो कितनी गर्मी पड़ती है, तो वो सब झेलते हुए आपको देना है। तो वो प्रैक्टिस आपको जरूरत है, क्योंकि आपको आते हुए भी उस एंजाइटी में, उस फ्रस्ट्रेशन जो हो जाता है, उससे आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे पेपर में। तो प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा जरूरत है, और प्रैक्टिस सही इन्वायरमेंट में होने की जरूरत है। अगर आप घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक कोने में बैठ के पूरे 2 घंटे टेस्ट पेपर को सॉल्व करो। ये नहीं कि आपने एक बार में कर लिया, हो गया, जो आता नहीं आता अपना पेपर छोड़ दिया। क्योंकि इससे क्या होगा कि एग्जाम में क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो वो आपको लंबे लगने लगते हैं, कि इसके लिए टाइम कम है। 2 घंटे जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है अगर एमसीक्यू टाइप सवाल हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा कम लगने लगेंगे। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस नहीं करते आप तो वह दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, जो जितने मोस्टली जो दूर के इलाके से आते हैं, यार जिनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, वो फ्री वाले तो देख ही सकते हैं। बाकी जिनके पास जो टेस्ट दे सकते हैं, उनको टेस्ट सीरीज तो कोई ना कोई ले लेनी ही चाहिए। मैंने ली थी क्योंकि मेरे पास मैं ओल्ड राजेंद्र नगर जाता था और पुराने टेस्ट उठा लाता था। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो 2-4 फ्रेंड्स थे मेरे आसपास, तो हम लोग साथ में बैठ के टेस्ट दे सकते थे। तो वो एक चीज होती है। तो एक होती है प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकेंडली होता है एनालाइज करना। जैसे आपने टेस्ट दे लिया, उसके बाद टेस्ट आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट दे के आप सिर्फ आपने नंबर लगा लेते हैं, बच्चे क्या करते हैं, नंबर लगा लेते हैं कि इतने नंबर आ रहे हैं, चलो हो गया, बात खत्म हो गई, ये टेस्ट खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, टेस्ट को एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज कैसे करोगे आप, कि आप उस टेस्ट को फिर से गो थ्रू करो और देखो कि कौन से क्वेश्चंस को किस माइंडसेट से आपने सॉल्व किया है। तो जैसे कोई क्वेश्चन आपने गैस करके सॉल्व किया है और वो गलत हो गया, तो सही भी हो सकता है लेकिन गलत हो गया, तो आपको वहाँ पे मार्क करना है, ये मैंने गैस किया था और इस टॉपिक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आप उस टॉपिक को कहीं पर लिख लो और उस टॉपिक को रिवाइज करो। पेपर सॉल्व करने का यही मोटिव होता है कि आपको पता पड़ना चाहिए कि आप किस टॉपिक में कमजोर हो। ठीक है, मॉक टेस्ट में आप वही चीजें बार बार करोगे। जैसे आप, कुछ लोग होते हैं जिनको पॉलिटी बहुत पसंद होती है, तो वो क्या करेंगे, बार बार लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहते हैं और बार बार पॉलिटी पढ़ते रहेंगे, वही आर्टिकल्स, वही शेड्यूल्स, वही चीज पढ़ेंगे, और उनको एक मन में सेटिस्फेक्शन आता है कि हमने पढ़ाई की है। लेकिन एक्चुअली वो कुछ आपको गेन नहीं कर रहा, क्योंकि आपको वो चीजें पहले से पता है। आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपको नहीं पता है, तभी आप एज ले पाओगे और बच्चों से। तो आपको क्या चाहिए, आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट दिया आपने, जो आपको पता था वो आपको पता था, बिल्कुल आपको रिवाइज तो करना ही है। लेकिन सेकेंडली जो आपको नहीं पता था उसको आपको अंडरलाइन करना है या उसको मार्क कर लेना है, उसको एक जगह लिख लेना है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा था, तो ये टॉपिक मुझे दोबारा फिर रिवीजन में इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। थर्डली, कुछ क्वेश्चंस होते हैं मॉक टेस्ट में जो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू होते हैं और जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो वो टेस्ट सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी कोचिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग किस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। तो वो उस तरह के क्वेश्चन बना देते हैं, तो आपको लगेगा कि भाई मेरे से सवाल नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो क्वेश्चंस आपको एंजाइटी में लाने के लिए या आपको टेस्ट करने के लिए होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको छोड़ने हैं, तो आपको छोड़ने हैं वो क्वेश्चन, बहुत जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया, 50 सवाल तो ऐसे आएंगे जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होंगे। तो उसमें से अगर आपको क्वेश्चन पता होगा तो कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो 20 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो आपको मतलब छोड़ने ही हैं। उनमें से आप गैस लगा सकते हो जहां आपको 50-50 हो जाए, लेकिन आपको, मुझे लगता है कोई भी टॉपर 100 के 100 क्वेश्चन करके नहीं आता। ठीक है, तो ज्यादातर के अटेम्प्ट 80, 85, 90 तक रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा रिस्क टेकर होते हैं, वो 90 के ऊपर करते हैं, क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है यहाँ पर। और पेपर देख के आपको पता पड़ जाएगा कि ये पेपर डुएबल है, कितना डुएबल है।
तो ये इम्पोर्टेंट है जानना आपको। तो 2 बातें हो गई। एक तो हो गया कि प्रैक्टिस नहीं होती, और एक और बात थी जो पिछले 3-4 अटेम्प्ट में मेरे साथ दिक्कत थी कि मैं स्टैटिक को भूल जाता था। मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई कि 50 सवाल जो आएँगे वो स्टैटिक के आएँगे, और बहुत जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में 80% सवाल ऐसे आएँगे जो किताब में होंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के सवाल होते हैं। तो कुछ टॉपिक हैं जो आपको सही करने ही करने हैं। जैसे हमारे यहाँ एसएससी सीजीएल में पहले होता था कि आपको मैथ में पूरे के पूरे नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि मैथ में मोस्टली बच्चे अच्छे होते थे, और आप गेन करते थे जीके में, मतलब जीके में मार्क्स जो आते थे वो कम आते थे। तो इस तरह से यूपीएससी के मामले में प्रीलिम्स में जो टॉपिक ऐसे हैं जहां आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं, वो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में अगर आपके सवाल गलत हो रहे हैं तो मेरी मानिए आपका पेपर खराब ही होना है। क्योंकि साइंस एंड टेक के सवाल हैं, एनवायरनमेंट के सवाल हैं। ये सवाल ऐसे हैं जो आपके आपने जो पढ़ा है उसमें से आएंगे नहीं, और शायद आ जाएं, क्योंकि ये पूरा अनप्रेडिक्टेबल वाला जो पैटर्न है यूपीएससी का, वो इन्हीं टॉपिक से आता है। क्योंकि बिकॉज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है तो उसका अभी एग्जाम साथ ही में होता है, तो इस तरह के सवाल दिए जाते हैं जो जनरली बच्चों को नहीं पता होते हैं। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स स्टैटिक आपको पूरा करना है, और उस पर फोकस ज़्यादा करना है। फोकस ज़्यादा करने का मतलब अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपके पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से सवाल गलत नहीं हो पाए। पॉलिटी के करीब 10-15 सवाल आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी इतने सवाल आते हैं। 25 अगर 25 सवाल आपके एक बार में सही हो जाते हैं किसी भी पेपर में, तो आप एक अलग एज पे होंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सवाल आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल कभी कभी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं जो आउट ऑफ लो, लेकिन उनको आपको छोड़ के, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल आ गया, कोई प्रेसिडेंट पे सवाल आ गया, पार्लियामेंट पे सवाल आ गया, तो आप गलत नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। इसमें वही चीजें होंगी जो किताब में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्टैटिक पे फोकस उतना नहीं किया, और मैं करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जाता था। तो एक चीज़ आपको, जो लास्ट चीज़ है जो आपको प्रीलिम्स में याद रखनी है, पहली प्रैक्टिस थी, दूसरी आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करने हैं अच्छे से, और ताकि आप मिस्टेक ढूंढ पाए उसमें से, उस टॉपिक को रिवाइज करें। थर्ड जो है वो है कि आप ये जो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स और कंपाइलेशन जो एग्जाम से पहले आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे अभी एग्जाम होने वाला है अगले वीक 26 को 25 को एग्जाम है, तो अभी पिछले 1 महीने से लगातार कंपाइलेशन आने स्टार्ट हो गए हैं, अलग अलग कोचिंग के बहुत सारे कंपाइलेशन है। और आजकल इतने टेलीग्राम चैनल बन गए हैं, उस पे और कंपाइलेशन आते हैं, हर टेलीग्राम चैनल की अपने कंपाइलेशन है। तो आप हम क्या करते हैं कि उसमें घुस जाते हैं कि भाई ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम पे आप सब पढ़ोगे तो दिमाग में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और कुछ याद नहीं रहता। तो पेपर में जाके आप एंजाइटी आपको हो जाती है कि मैं तो इतना पढ़ के आया था, लेकिन पेपर में तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि पेपर में एक ही स्ट्रीम से सवाल आते हैं। तो आपको सोर्स जो है वो लिमिट रखना है। मेरा मतलब ये था कि आपको सोर्स लिमिट रखना है। करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, अगर आपको बाजीराम का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो बाजीराम का पढ़ो, विजन का पढ़ना है तो विजन का पढ़ो, किसी टेलीग्राम चैनल का फॉलो कर रहे हो तो किसी टेलीग्राम चैनल का ही फॉलो करो, और कोई कोचिंग है इनसाइट्स का करना है तो इनसाइट्स का करो। सब कोचिंग्स के सारे करंट अफेयर्स मटेरियल जो होते हैं वो सब अच्छे होते हैं। आपको बस एक पे फोकस रखना है, लेकिन आपको हर चीज नहीं पढ़नी है। आप ये कर सकते हो कि एक टॉपिक के लिए एक कोचिंग, दूसरे टॉपिक के लिए दूसरी कोचिंग, जैसे पॉलिटी के लिए आपने यहाँ से पढ़ लिया और इकोनॉमिक्स के लिए आपने दूसरी जगह से पढ़ लिया, ये कर सकते हो, लेकिन सोर्स एक ही रखना है, जिससे इससे आपका टाइम बचेगा और आपकी नॉलेज जो है वो शार्प रहेगी, मतलब इधर उधर नहीं घूमोगे आप। क्योंकि पढ़ने को सब कुछ है, प्रीलिम्स का कोई सिलेबस नहीं होता, सब कुछ है पढ़ने को। अगर कुछ भी आ रहा है, सब कुछ पढ़ने को, अखबार में कुछ भी है। तो इसलिए आपको फोकस रहना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एक ही सोर्स से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हर सोर्स में सारे के सारे जो भी कवर हो सकता है वो हो जाता है। अगर एक आध दो कुछ रह गया तो आप ये मत सोचो कि आप पीछे रह रहे हो, क्योंकि जो दूसरा बंदा जो दूसरी कोचिंग में पढ़ रहा है वो भी वहाँ कुछ मिस कर रहा है जो आपके पास नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि सारी कोचिंग सब कुछ कवर करा ही देती हैं। तो आपको अपने सोर्स जो है वो लिमिटेड रखने हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है ये अप्रोच है। तो मैंने हम कई सारे चैनल थे, जैसे टेलीग्राम पे एक चैनल है यूपीएससी पीवाईक्यू करके, तो उसमें पीवाईक्यू आते हैं। तो पीवाईक्यू एमसीक्यू के रूप में उस बंदे ने दे रखे हैं, पिछले 15-20 साल के दे रखे हैं, और सिर्फ यूपीएससी नहीं, पीसीएस के भी और भी कोचिंग्स के दे रखे हैं। तो मैं वो रोज ऑफिस में बैठ के सॉल्व करता था।
अब मैं ऑफिस में रहता था तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लेता था, कोई वीडियोस देख लेता था। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हो अगर आप वर्किंग हो। और अगर अगर आप घर पे हो, अगर आप घर पे रह रहे हो और पूरे साल घर पर हो, पूरे घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पूरा टाइम टेबल बनाओ एक पूरा, सुबह मैं इतने बजे उठूंगा और इतना पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, और उस पर स्टिक रहो। और हो सकता है कुछ दिन ऐसे हो जहाँ आप नहीं पढ़ पाओ, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आपको अगले दिन पढ़ना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप अगर एक दिन पढ़ रहे हो और दूसरे दिन नहीं पढ़ पा रहे, तो तीसरे दिन आप फिर से पढ़ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे दिन आप नहीं पढ़ पाए तो आपने सोच लिया कि यार मेरा तो ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, अब मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, छोड़ ही देते हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं। और आपको पाइल अप नहीं करना है चीज़ों को, कि आज ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कल करता हूँ, परसों करता हूँ। आप एक आध दिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंपाइल करते जाओगे और ये पाइल अप होती जाएंगी चीज़ें, और बाद में आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, बाद में याद नहीं रहती। साल भर अगर आप थोड़ा 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 करके पढ़ोगे तो दिमाग में चीज़ें रहती हैं, वो याद रहती हैं। तो एक ये चीज़ है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं चाहता था कि मेरे करंट अफेयर्स के सवाल गलत नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मैंने विजन की पीटी उठाई थी, मंथली वाली जो आती है, जो पीटी 365 आती है ईयरली वाली, वो नहीं। उसमें एक ही जगह बहुत कुछ होता है। और मैंने मंथली पीटी उठाई थी विजन की। तो फिर मैंने जैसे मेरा 24 में एग्जाम था प्रीलिम्स का, तो मैंने 23 के जनवरी से स्टार्ट किया और 15 महीने की पीटी उठाई। और मैंने 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया था, और मैंने टाइम टेबल सेट किया अपना कि 3 महीने में मुझे इतने 15 पीटी खत्म करनी है, तो कैसे करूंगा। और तो मैंने कहा कि एक पीटी में इतने पेजेस हैं, टोटल मिला के इतने पेजेस हो गए, तो हर दिन मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं, बात खत्म। आप लेकिन आपको यहाँ कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है कि आपको रोज वो उतने पेजेस पढ़ने हैं। सेकेंडली, रटना नहीं है कि आप पढ़ रहे हो 15 महीने की। जब आप कुछ पीटी या कोई मंथली मैगजीन पढ़ोगे ना, तो आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, लेकिन आप देखोगे कि चीजें रिपीट होती हैं एक टाइम के बाद, तो वो आपके माइंड में रह जाती हैं। अगर आप 2 बार भी कुछ पढ़ लिए तो आपको वो चीज याद रह जाएगी। तो मैंने डेली इतने पेजेस पढ़ने का सोचा, टारगेट बनाया, और मैंने 15 महीने की पीटी कंप्लीट भी की। तो ये मेरा एक करंट अफेयर का सोर्स था, तो ये मुझे काम भी आया। जब मैंने एग्जाम दिया था तो बीच में कहीं ऑप्शंस, कहीं पे कोई क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम सेंटर में। मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। ये टिप तो नहीं है, मेरे लिए मेरे लिए हमेशा सही साबित होती थी, कि आप अपने कंसाइंस पे जाइए। कि आप देखते हो जब भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ के एकदम से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा कि भाई इसका आंसर तो ये है। फिर आप ऑप्शन पढ़ोगे और ऑप्शन पढ़ते आपको आएगा कि ये है। अगर आपको एक होता है आपको आंसर पता है, अगर आपको आंसर पता है पहले से, तो पता ही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कंसाइंस पे जाइए। अगर आपको तुक्का लगा नहीं है, तुक्का हमेशा कंसाइंस पे लगाइए कि मैंने ये कहीं सुना है और ये सही लग रहा है। तुक्का उस पर मत लगाना जो आपने कभी नहीं सुना, क्योंकि वो गलती हो जाएगा फिर। मतलब मेरे केस में ऐसा ही होता था। तो आप ये एक चीज याद रख सकते हो। इसके बाद ये मैंने आपको बताया, ये मैंने करंट अफेयर्स का किया था, और पीटी का मैंने इस तरह से तैयारी की थी। मैंने टेलीग्राम चैनल कई सारे यूज़ किए थे। तो जैसे इकोनॉमिक्स के लिए मैंने विवेक सिंह सर की बुक ली थी, वो पढ़ी थी। मैं एक आपको लाइन से बता देता हूँ। जैसे पॉलिटी के लिए मैं हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी पहले ही, जब मैंने पहले कोचिंग की थी। तो मैंने बाद में दोबारा एनसीईआरटी रीड करी, और जो मेरे नोट्स थे उन नोट्स के साथ एनसीईआरटी में जो मेरे नोट्स में नहीं लिखा था उनको लिखा। तो मेरे कंपाइलेशन मेरे पास हो गया एनसीईआरटी प्लस मेरे नोट्स का एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और मीडियल हिस्ट्री के लिए। इन तीनों के लिए मैंने यही किया, और मैंने कोई सोर्स यूज नहीं किया, क्योंकि हिस्ट्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी सवाल आ सकते हैं। तो आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो आप किसी भी, मुझे फैंसी बुक, कोई भी फैंसी बुक आपको बताए तो उस पर मत जाइए। आप स्पेक्ट्रम ही पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए बस। अगर आपको मन है बहुत तो आप न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इनमें से दो में से एक पढ़िए। बहुत टाइम है तो दोनों पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए और प्लस स्पेक्ट्रम पढ़िए, ठीक है। अभी कुछ सालों से न्यू एनसीईआरटी से भी सवाल आ रहे थे, तो मुझे लगता है न्यू एनसीईआरटी भी, क्योंकि एनसीईआरटी में रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आप न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो और स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है हिस्ट्री के लिए बस इतना काफ़ी है, इसके ज़्यादा ऊपर मत जाइए आप। कुछ भी आपको मॉक टेस्ट में मिल रहा है तो आप वहाँ से ग्रेस्प कर लो और वो लिख लो कहीं पर। हिस्ट्री के लिए इतना बहुत है।
सेकंडली पॉलिटिकली मेरे पास नोट्स थे, जो बाद में नोट्स तो एक जैसे ही होते हैं। लक्ष्मीकांत मैंने पूरी पढ़ी थी। लक्ष्मीकांत मैंने बस एक बार पढ़ी, और बस एक ही बार पढ़ी थी। दोबारा मैंने लक्ष्मीकांत कभी उठाई नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत में वही चीजें बातें होती हैं जो आप बार बार पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने कोचिंग की हुई थी तो मैंने वो बातें सुनी हुई थी। मैं जब मॉक टेस्ट देता था तो वही बातें रिपीट होती थी। तो मैंने एक बार, लेकिन आपको लक्ष्मीकांत जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने पॉलिटी की कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। और मैंने पॉलिटी के लिए PYQ सॉल्व किए थे। मैंने पॉलिटी के लिए इतना ही किया था। यही दो चीज़ें थी जो मैंने पॉलिटी के लिए की थी। और मॉक पेपर में जो मॉक टेस्ट आप देते हैं उसमें जो होता है वो सब दोबारा रिवाइज करना, कि उसमें कोई नया टॉपिक आ जाए तो वो पढ़ लेना। तो ये चीज़ें होंगी पॉलिटी के लिए। थर्ड आता है इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बताया विवेक सिंह की बुक थी, विवेक सिंह सर की, वो परचेज की थी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड था, उसने बताया था कि सबसे पहले ना मैंने विवेक सिंह सर का टेलीग्राम चैनल है एक, वो ज्वाइन किया था। तो वो काफ़ी अच्छे इंसाइट्स देते हैं, और वो जो करंट अफेयर्स होते हैं आसपास के, वो करंट अफेयर्स को अपने फॉर्म में और जो एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो वो बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ उनके एक कंपाइलेशन आता है एक ईयरली 550 या 450 क्वेश्चन इको के, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो मेरे एक फ्रेंड ने ये बताया था मुझे, मेरे ये विवेक सिंह सर के बारे में। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इनका पढ़ाने का तरीका मुझे सूट कर रहा है। तो मैंने उनकी एक बुक भी ली थी, मैंने पूरी बुक पढ़ी थी। तो वो मुझे प्रीलिम्स में इकोनॉमी के लिए सफिशिएंट लगा। विवेक सिंह सर की बुक हो गई, अपना ये टेलीग्राम चैनल हो गया उनका, उनके इको 550 हो गए, और जो PYQ होते हैं वो हो गए। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने इतना ही किया था। तो आप इतना ही करोगे तो काम चल जाता है। इसके ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप और कंपाइलेशन जब पढ़ोगे ना करंट अफेयर्स की कुछ और, तो आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मिल जाएगी उसमें। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद और कौन सा टॉपिक होता है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्वायरमेंट के लिए एक चैनल था, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, टेलीग्राम पर मैंने वो फॉलो कर रखा था। तो वो करंट अफेयर्स देता रहता था। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए मैंने शंकराइज की बुक पढ़ी थी, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ी थी, वो 3-4 साल पहले पढ़ी थी। तो शंकराइज की बुक पढ़ी थी, और ये टेलीग्राम एक चैनल था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करके। तो वो बढ़िया, मतलब पूरा टॉपिक वाइज, और स्पीसीज इन न्यूज़ या कुछ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ भी होता था, तो वो बताता था, अच्छे से डिस्क्राइब करता था। तो आप वहाँ से कर सकते हो, वो बढ़िया चैनल है। इन्वायरमेंट के लिए मैंने इतना ही किया था। इसके बाद बात आती है एग्रीकल्चर की। तो आजकल पिछले 3-4 साल में रिसेंटली एग्रीकल्चर के काफ़ी सवाल आने लगे हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए मैंने इनसाइट्स की एक आती है एग्रीकल्चर पे, आफ्टर प्रीलिम से पहले इनकी का जो कंपाइलेशन आता है उनमें एक एग्रीकल्चर भी आता है। तो एग्रीकल्चर के मैंने सिर्फ इनसाइट्स का ही वो एग्रीकल्चर का पढ़ा था, उसके आगे, क्योंकि ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ये बहुत वाइड एरिया कवर करते हैं। तो आप सोच रहे हो कि आप सब कुछ पढ़ लोगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत चीज़ मुश्किल पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिलेक्टेड पढ़ना है। आपको पता है आपको अपने टॉपिक का पढ़ना है, लिमिटेड सोर्स रखना है, और वही चीज़ बार-बार पढ़नी है, और उस चीज़ को रिपीट करना है मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट आप जब दोगे तो वहाँ पर आपको पता पड़ेगा कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, और आपको क्या नहीं पढ़ना था वो भी पता पड़ेगा, कि आपने कई बार बहुत चीज़ें ज़्यादा पढ़ ली होती हैं, तो वो आपको ज़रूरत नहीं होती है वो पढ़ने की। हाँ, साइंस एंड टेक के लिए मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे मोस्टली सवाल साइंस के ठीक हो जाते थे अपने आप ही। मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं की। साइंस एंड टेक में मैंने लेकिन हाँ, जो पीटी की थी, जो 15 महीने की पीटी की थी इसकी विजन की, तो उसमें जो साइंस एंड टेक का पोर्शन होता था वही पढ़ता था। बस उतना ही मैंने पढ़ा था साइंस एंड टेक के लिए। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रीलिम्स में आता है वो है न्यूज़पेपर। तो आपको न्यूज़पेपर पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। तो न्यूज़पेपर आपको रोज़ पढ़ना है, कोई भी पढ़िए। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, आप कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपको सूटेबल हो, ठीक है? और मेंस के लिए भी मैंने इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ा था। तो इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए ठीक रहेगा। और कई लोग मिंट भी पढ़ते हैं, मिंट भी पढ़ सकते हो, मिंट में डेटा वगैरह भी आते हैं कई सारे। तो ये सब चीज़ें हो गई, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। तो अब सी सेट के लिए, हाँ, सी सेट के लिए कोई पूछ रहा है तो सी सेट के लिए हाँ बताता हूँ मैं। सी सेट के लिए मैंने क्या किया, सी सेट देखो बहुत ईजी है। मैंने क्या किया, मैंने ओवरलुक कर दिया था लास्ट ईयर, मेरा हमेशा क्लियर हो रहा था, ऐसी बात नहीं है। पिछले 4 अटेम्प्ट में मैंने जब भी सी सेट दिया था तो मेरे
अराउंड 100 ही मार्क्स आ रहे थे। तो कभी मेरे सीसेट में मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं। लास्ट ईयर पेपर थोड़ा टफ था और मैं उस तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करके गया था। तो मैंने क्या किया सीसेट में लास्ट ईयर पीवाईक्यू लिए, सीसेट के जो पीवाईक्यू हैं पिछले 5 साल के आप उठाइए, बस 5 साल के उठाना, क्योंकि पहले सवाल अलग अलग तरीके आते थे, तो अभी 5 साल के उठाना और उन पीवाईक्यूज को या तो आप बुक ले आइए कोई जहाँ सॉल्व हो रहे हो, लेकिन इससे अच्छा मुझे लगता है आपको ऐसा करना, यूट्यूब पे सर्च करो सीसेट के पीवाईक्यू सॉल्व, और मैथ के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, तो वहां से देखिए और जो भी सॉल्व करवा रहा है वो आपको बताएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते हैं, जो आप कर सकते हो। सेकेंडली कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ ट्रिक लगी होती है। कुछ कुछ आजकल यूपीएससी से सवाल पूछ रहे हैं सीसेट में, जहाँ जनरल नॉलेज की जगह बजाय आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सीसेट में भी कई बार कैट के सवाल आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है, सीजीएल के सवाल तो बहुत कॉमन हो गए हैं। तो आप वहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना है, वो जो ट्रिक्स यूज हो रही हैं वो आपको, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आपने सीसेट का पीवाईक्यू किया और आपको समझ में आ रहा है कि ये तो मुझे याद नहीं रहेगा, मैं इसको दोबारा नहीं कर पाऊंगा, तो आप उस क्वेश्चन को एक जगह लिखिए, एक नोट शीट बना लीजिए पीसी सेट के लिए अलग से, और एक जगह क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए जैसे उसने कराया है, और ऐसे आपको पूरे पीवाईक्यू आप देखो, अच्छे से पूरे से देखो, और ये करो डेली। डेली कर सकते हो, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है। मतलब अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी पहले से कर रहे हो तो 3-4 महीने तो होते ही हैं, 3-4 महीने तो सफिशिएंट है सीसेट के लिए। आप हफ्ते में एक बार भी करोगे तो काम चल जाएगा। आपको बस देखना है सीसेट की कैसे सवाल हो रहे हैं, क्योंकि वो काम आएगा पेपर में। मोस्टली सवाल आप कर ही दोगे, लेकिन जहाँ कट ऑफ क्लियर करनी होती है तो वहाँ एक थोड़ा सा एज चाहिए आपको, तो वो एज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा सीसेट के में भी। सेकेंडली कोई अगर इंग्लिश में अच्छा है तो मुझे लगता है उसको इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन करनी चाहिए, क्योंकि वो मार्क्स गेटर है। इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं सीसेट में, और जैसे मैंने लास्ट ईयर दिया था तो लास्ट ईयर मैथ के सवाल हो ही नहीं रहते, जबकि मैंने मैथ इतनी पढ़ी हुई है। तो मैंने फिर लास्ट में 20 मिनट में इंग्लिश करी, तो इंग्लिश के मैंने जितने सवाल किए वो सारे सही थे। तो मैं पहले ही अगर इंग्लिश लास्ट ईयर कर लेता तो मैं पिछली साल अटेम्प्ट देके शायद कोई रैंक लिया था, और इस बार कुछ और कर रहा होता। तो आप देखिए, एक साल आपको पूरा पीछे खींच देता है। तो सीसेट को आपको फोकस करना है, और सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन हल्के में नहीं लेना। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना चाहिए कि मैंने बीटेक किया है, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, या मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ तो मेरा सीसेट हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अच्छी अच्छी जगह से मैथ से पढ़े हुए, आईआईटी से पढ़े हुए किए हुए हैं, और सीसेट उनका क्लियर नहीं हुआ है। तो सीसेट पे आपको फोकस करने की जरूरत है। मेरा वीक पॉइंट प्रीलिम्स ही था, तो मैंने प्रीलिम्स में जीएस पे फोकस किया। मेरा लास्ट ईयर सीसेट रह गया तो मैंने सीसेट पे फोकस किया। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। सी सेट के लिए आपको पीवाईक्यू करना है, इंग्लिश के लिए भी आपको ऐसे करना है। इंग्लिश में भी आपको पीवाईक्यू देखने हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में, क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं कि इसका टाइटल क्या होगा, या इस पैराग्राफ से क्या कहना चाहता है, इसमें क्या प्रेफर करता है, क्या प्रीटेक्स्ट क्या है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पीवाईक्यू से पता पड़ेगी। तो पीवाईक्यू से जो भी आपको पढ़ा रहा है, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, या फिर आपको सी सेट का कोई बैच लेना है तो ले लो, मतलब, लेकिन इतना दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है, हल्का ही रखना है, ठीक है। तो सी सेट के लिए मैंने यही किया था। तो बाकी मेंस की तैयारी थी जो मैंने 3 महीने में की थी। मेंस के लिए वही सब, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं आपको दोबारा वही चीज़ें पढ़नी होती हैं। कुछ चीज़ें जैसे गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं दोबारा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज लेके मेंस में आती हैं। और एथिक्स हो गया, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो एथिक्स के लिए मैंने रेड बुक आती है फोरम आईएएस की, वो ली थी, और उसको फिर पूरा पढ़ा था और उसके नोट्स बनाए थे। उसी को मैं पढ़ के गया, वो काफ़ी सफिशिएंट है, सफिशिएंट से ज़्यादा है, तो आपको उतना पढ़ेंगे काफ़ी होगा। इसके साथ साथ आपको एथिक्स में एक एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स, और कुछ सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स, कुछ कोट्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं ऐसे के पेपर में। तो ऐसे के पेपर में इसके लिए आप या तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं, वो आपको बता देंगे। टेलीग्राम पे कई सारे चैनल हैं, आपको उसको फॉलो करो। आप सिर्फ एक सोर्स फॉलो करो और उस चीज़ को एक जगह लिखो। 4 टॉपर 4 तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपको चारों की बातें में से आपके लिए जो अच्छी है वो लेनी है। किसी सबका स्ट्रेटेजी अलग होती है, और आपको स्ट्रेटेजी की जो है वो अलग अलग नहीं बनानी है, एक ही स्ट्रेटेजी बनानी है अलग अलग से लेके, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। मॉक प्रीलिम्स के लिए कितने सर, तो मतलब प्रीलिम्स के लिए मौका मुझे लगता है आपको करीब
10-15 टेस्ट तो देने ही चाहिए, मिनिमम है ये। और टेस्ट सीरीज आपने ले रखी होगी तो वो उसमें तो 20-25 टेस्ट होते हैं, तो 10-15 टेस्ट तो आप अच्छे से दीजिए, और कम से कम 5 टेस्ट तो ऐसे दीजिए जो ऐसे इन्वायरमेंट में दीजिए जहाँ आप एग्जाम, जैसा आप एग्जाम देंगे वैसा आपको देना है। तो 15 मॉक टेस्ट काफ़ी रहेंगे मेरे हिसाब से। एक पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बने। तो एनसीईआरटी के नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहली बार में आप कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, तो पहले टाइम में आपको एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने, फर्स्ट टाइम में सिर्फ रीडिंग करनी है। एक बार रीडिंग करो, स्टोरी की तरह रीडिंग कर लो, उसके बाद फिर सेकंड टाइम आप दोबारा पढ़ो, और अब पेन लेके बैठो एक, और पेन से जो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आती होती है जो आपको लगेगा कि मैं तो पहले याद है, मुझे याद ही थी, कुछ चीज़ें हैं कि मैं भूल गया फिर से, तो उन जो भूल गए थे आप दोबारा उन चीज़ों को अंडरलाइन करो, और सेकंड रीडिंग में ये करो। थर्ड रीडिंग में फिर आप पढ़ो और सिर्फ अंडरलाइन वाली चीज़ों को पढ़ना, और उसमें से अगर आपको कुछ लगे कि मुझे ये चीज़ें अभी भी याद नहीं हो रही है, उसके आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स बनाने ले जाओगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा आपका, आपको और चीज़ें भी पढ़नी है, मॉक टेस्ट भी देने हैं आपको स्टैंडर्ड और बुक्स भी पढ़नी है, ठीक है। तो सिर्फ एनसीईआरटी से आगे भी आपको चीज़ें करनी है। सो व्हाट्स योर ऑप्शनल, तो मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैंने ऑप्शनल पीएसआईआर चूज किया था क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिक्स की जो बातें होती हैं, या पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, या इसके पीछे थियोरेटिकल चीज़ें क्या हैं, थ्योरी क्या है, उसको जानने में इंटरेस्ट था। साथ ही मैं आईआर में हमेशा से इंटरेस्टेड था कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो एक चीज़ ये है, इसलिए मैंने पीएसआईआर लिया था। सेकेंडली पीएसआईआर जो है काफ़ी सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर जाता है, जीएस 1 में भी करता है, 2 में तो करता ही है, एथिक्स में भी करता है, ऐसे में भी आपका सेव करता है। क्योंकि मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल था तो मेरे जीएस 2 में 124 मार्क्स आए हैं, और ऐसे एथिक्स में 118 हैं। तो ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं पीएसआईआर और उनके थिंकर्स, उनके कोड्स, उनकी बातें, उनके जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे लिखा जाता है, उसने मेरी राइटिंग में मदद तो की होगी। तो एक चीज़ है ये है, आपको ये बात ऑप्शनल को आपको ये चीज़ें देखनी है, एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए क्या ओवरलैप कर रहा है, और आपको मटेरियल उसके आपका मौजूद है कि नहीं, क्यों आजकल तो सारी ऑप्शनल के मटेरियल्स हैं आपके पास, तो आप उस तरह से चूज कर सकते हो। ठीक है, टॉपर्स कॉपी कैसे एनालाइज करें सर। तो टॉपर्स कॉपी के लिए आप क्या कर सकते हो कि टॉपर कॉपी पढ़ो, और टॉपर कॉपी में कई बार मैं टॉपर कॉपी पढ़ता था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेंस में जब एग्जाम दिया तो मैंने नोट्स होते थे अनिमेश प्रधान के, अनिमेश प्रधान के नोट्स हैं, अनिमेश प्रधान के नोट्स थे तो उनको मैं लेके आया था। तो अनिमेश प्रधान के नोट्स मैंने पढ़े थे, उनके बहुत डिटेल नोट्स थे, और उसमें से मैंने जो चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो निकाली। उनके उनके नोट्स में बहुत कुछ लिखा होता, फिर मैंने उनकी टॉपर्स कॉपी पढ़ी तो मुझे पता पड़ा कि वो उन्होंने नोट्स से उनमें टॉपर में अपनी कॉपी में कैसे उसको उतारा। तो आप टॉपर कॉपी देखोगे तो आपको टॉपर कॉपी से क्या लेना है, टॉपर कॉपी से आपको लेना है कि इन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे दिया है, क्या आप उससे उससे अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते थे। अगर नहीं दे सकते थे तो आप उस टॉपिक पे एक कॉपी बना लो और उस टॉपिक लिख लो कि इस टॉपिक पे ये इंट्रोडक्शन अच्छा है, सेम कंक्लूजन के लिए। सेकेंडली आप उन्होंने क्या ऐसा एग्जाम्पल दिया जो आपको नहीं पता था, तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो आपको सुने नहीं होते, और टॉपर्स ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं कहीं से ढूंढ के, वो उनकी रिसर्च होती है, तो आपको वहां से फायदा लेना है। टॉपर कॉपी पढ़िए, वहां से एग्जाम्पल निकालिए, अपने पास नोट डाउन करिए, ऐसे फैक्ट के साथ करिए। तो टॉपर कॉपी को आपको ऐसे एनालाइज करना है। सेकेंडली टॉपर कॉपी को आपको याद नहीं करना है, टॉपर कॉपी को आप सिर्फ रीडिंग करनी है, तो आप रीडिंग करिए और हो जाएगा आपका। एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट लैंग्वेज मीडियम कौन सा है, इसमें तो कुछ नहीं है, आपका कोई भी आप लैंग्वेज मीडियम ले सकते हो। आपका एग्जाम कई सारे हैं जो इस बार मेरे कलीग हैं जो हिंदी के साथ बहुत सारे क्लियर किए हैं। मेरा इंग्लिश था मीडियम, मीन्स के लिए मैं पूरा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हूँ, और लेकिन मैंने इंटरव्यू हिंदी में दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपने थॉट्स को हिंदी में ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैंने हिंदी में दिया। तो मेरे इंटरव्यू में मार्क्स 175 आए हैं, तो दैट इज़ एवरेज मार्क्स हैं, ओके एवरेज हैं। लेकिन
आप क्या है कई सारे हैं जो और भी अच्छे मार्क्स लाए हैं, और इंग्लिश वाले हैं जिनके और कम मार्क्स आए हैं। मैंने कई सारे देखे हैं जिनके 120 130 तक मार्क्स आए हैं, कम मार्क्स आए हैं बहुत, और इंग्लिश में उन्होंने दिया। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप जिस लैंग्वेज में अच्छे हो आप उसमें दे सकते हो। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखें सर? तो मल्टी डायमेंशनल आंसर अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है और आप जानते हो इतने सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, तो इतने सारे बच्चे हैं जो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, तो आपको उनसे आगे बढ़ना है तो कुछ आपको आंसर में अलग तो लिखना ही पड़ेगा। तो आपको अगर आंसर अलग लिखना है तो थोड़ा मल्टी डायमेंशनल उसमें कुछ एस्पेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे लिखें इसमें, तो ये तो प्रैक्टिस की बात है। आप प्रैक्टिस करोगे, आपने सारा GS1 से GS4 तक लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, आप फिर प्रैक्टिस करोगे तो GS2 में जैसे आपको कुछ एथिक्स का पॉइंट याद आ गया, तो एथिक्स का पॉइंट आप GS2 में डाल सकते हो। जैसे मुझे PSAR का कोई थिंकर याद आ गया तो मैं GS2 में कहीं डाल देता था। ऐसे ही GS1 की बात है, ज्योग्राफी में आपको कुछ ऐसी लाइन याद आ गई जो किसी ने कही है तो आप वो डाल सकते हो। तो मल्टी डायमेंशनल आंसर राइटिंग जो है कैसे करें, इसमें आप मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस से होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे लगातार लगातार और कोशिश करो, टॉपर्स कॉपी पढ़ो, वहां से आपको पता पड़ेगा कि आपको कैसे करना है। इसके बाद ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? तो जैसे ऐसे का स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या किया था, मैं हमेशा उस तरह के ऐसे लिखता था जो नॉर्मली लिखे जाते हैं, कि जो छोटे से हमें पढ़ाया जाता है कि प्रस्तावना से लेके फिर बॉडी लिखनी है, फिर ये पार्ट कंपोनेंट वही होता है। लेकिन आपको क्या है, इतने अच्छे ऐसे लिखने वाले, इतनी अच्छी राइटिंग करने वाले मिलेंगे, अगर आपको ऐसे में मार्क्स अच्छे चाहिए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्टोरीज ढूंढनी है। आप स्टोरी ढूंढ सकते हो, कोई पोयम ढूंढ सकते हो, कोई कोट ढूंढ सकते हो। 3-4 चीज़ें हैं, आप नोट डाउन करो मेजर टॉपिक्स पे, कि कुछ ऑनेस्टी पे कोई ऐसे आ गया, या फिलोसफिकल कोई ऐसे आ गया जो फिलोसफी पे बात करता है, या पॉलिटिक्स पे बात करता है, कोई करप्शन पे बात करता है। तो इन 4-5 जो भी टॉपिक्स हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, और जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स को पकड़ो, उन टॉपिक्स पे स्टोरी, कोई डेटा, उनको ढूंढने की कोशिश करो, और एक पेज बनाओ। मैंने क्या किया था कि बहुत सारे टॉपिक्स के एक पेज बनाए थे। तो जैसे करप्शन हो गया, करप्शन पे मैंने लिखा ऊपर करप्शन, और सीधे करप्शन पे ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा कि करप्शन कितना बैड है सोसाइटी के लिए, करप्शन ये खा जाता है, वो कर जाता है, या करप्शन आएगा भी नहीं, कुछ मोरालिटी पे होगा तो भी आप करप्शन पे लिख सकते हो। तो कुछ अनएथिकल होगा तभी आप करप्शन पे लिख सकते हो। तो करप्शन आपको लिखना है ऊपर, नीचे फिर आपको उसके ऊपर कोई आपको स्टोरी पता है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, जो कोई पुरानी शंकराचार्य की स्टोरी हो सकती है, या कोई नई गांधी जी की स्टोरी हो सकती है, या किसी सिविल सर्वेंट की स्टोरी हो सकती है, या अशोक की स्टोरी हो सकती है, बुद्ध की स्टोरी हो सकती है। तो किसी भी कोई भी स्टोरी जहाँ उन्होंने ऐसी कुछ बातें कुछ शेयर की हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप वहाँ स्टोरी, एक स्टोरी लिखो, ज़्यादा मत लिखना। जो आपको पता है कि मैं एग्जाम में ये लिख के आऊँगा, अच्छी सी स्टोरी हो, उसको अच्छे शब्दों में लिखो। अच्छे शब्दों में नहीं आता तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अच्छे से उसको रिफ्रेश कर सकते हो, उस तरह से रिफ्रेश करके आओ। बॉडी में आपको क्या करना है, फिर अब बॉडी में आपको डायमेंशन देखने हैं। ऐसे में आपको पहले, फिर आपको जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं डायमेंशन देखने के, जिसमें फिलोसफिकल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट व्यू से। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिखा जाता है। तो आपको बहुत सारे डायमेंशन देखने हैं। जैसे हिस्टोरिकल डायमेंशन आपने देखा, हिस्टोरिकल डायमेंशन में आपने लिखा कि ये जो समस्या है ये पुराने समय से चली आ रही है, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में, तो क्या एग्जाम्पल, जैसे आपने पुराना कोई एग्जाम्पल दे दिया जिसने ऐसा कुछ किया हो, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल फ्रेम करने हैं। ऐसे फिलोसफिकल में आप कुछ कर सकते हो, प्लेटो का एग्जाम्पल दे सकते हो कि उस टाइम उन्होंने क्या कहते हैं, जहर पी लिया था और मर गए थे, लेकिन वो अपने बातों के आगे झुके नहीं। तो इन सब चीज़ों को आप एग्जाम्पल दे सकते हो। साथ ही साथ मैंने अपने ऐसे में क्या किया था, मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की थी कि जो फर्स्ट ऐसे जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको कंक्लूड जब मैं करूँ तो उससे कनेक्ट कर सकूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ऐसे में लिखा अ, कि राम था और राम ये करता था और राम को ये दिक्कत थी। लास्ट में मैं ये ऐड करूँगा कंक्लूजन में कि इन सब अगर स्टेप्स का हम पालन करते हैं और चीज़ें करते हैं, तो राम की स्थिति इस तरह से सुधर सकती है। तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड आप कर सकते हो, ऐसे को बना सकते हो। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, तो आप भी कर सकते हो। मैंने कई टॉपर्स को देखा है ये करते हुए, तो आप कर सकते हो। तो टॉपर्स को भी देखो, उसमें देखो उन्होंने ऐसे क्या लिखा है, वहाँ से भी स्टोरी ले सकते हो, वहाँ से भी फैक्ट ले सकते हो। तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो, मुझे लगता है। अ,
एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है? एनसीईआरटी मैंने आपको बताया 2-3 बार पढ़ो और फिर अगर आपको लगे तभी नोट्स बनाओ, ठीक है? पीवाईक्यू यूपीएससी थीम्स रिपीट कैसे होती हैं सर? तो यूपीएससी थीम्स कैसे रिपीट होती हैं? तो कैसे रिपीट होती है तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन रिपीट होती हैं। तो आप कोई बुक लेके आओ जहाँ थीम वाइज पीवाईक्यू दे रखे हो, तो आप पता पड़ जाएगा आपको कि कौन सी थीम कहाँ रिपीट हो रही है। उस थीम से रिलेटेड जो टॉपिक है आपको वो पढ़ना है। उसके बाद ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से लाएं? कंटेंट तो आपको ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा। टॉपर्स की कॉपी से कंटेंट लो, आपके एथिक्स के नोट से कंटेंट लो, आपके ऑप्शनल से कंटेंट लो, आप क्या कहते हैं गूगल से कंटेंट लो, चैट जीपीटी से कंटेंट लो। कंटेंट की तो कमी नहीं है अभी आजकल तो आप वहाँ सबसे कंटेंट ले सकते हो। एक डायमेंशन आप ऐसे में अपना जो ऑप्शनल है उसका भी दे सकते हो। जैसे मैं हमेशा अपना ऐसे में एक अपने पीएसआईआर का भी डायमेंशन देता था कि पॉलिटिकल साइंस वाइज ये ऐसा है और इसका एग्जांपल देखो ये है, आईआर वाइज देखो ऐसा है और इसका एग्जांपल ये है। तो आप ये भी कर सकते हो। सर मेंस के नोट्स कैसे बनाएं टॉपिक वाइज? कैन वी यूज चैट जीपीटी और यूज विजन वैल्यू एडेड मटेरियल? तो मेंस के नोट्स, हाँ बिल्कुल। आप जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए विजन के वैल्यूएटेड मटेरियल यूज किया था, तो वो वैल्यूएटेड मटेरियल आता है तो वो टॉपिक वाइज आता है कि मेंस में जो टॉपिक दे रखे। तो आपको मेंस में एक चीज याद रखनी है कि मेंस में जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं आपको वही पढ़ने हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि सवाल जो है वो पुराने रिपीट होते हैं, थीम रिपीट होती है पीवाईक्यू की, उसमें मेंस में भी रिपीट होती है। तो साइक्लोन है तो साइक्लोन हर 3-4 सवाल साइक्लोन पे कोई सवाल आ जाता है। तो अगर आपने साइक्लोन प्रिपेयर कर रखा है, एक पेज पे लिख रखा है साइक्लोन के बारे में सब कुछ, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की। आपने देखा साइक्लोन का सवाल है और आपको तो पहले से टेम्पलेट पता है, आपने सारा लिख दिया और आप लिखोगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो अच्छे होंगे तो बढ़िया नंबर मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको पुरानी थीम्स को करना है। नोट्स ऐसे ही बनाने हैं आपको, क्योंकि 3 महीने का टाइम होता है। देखो मैं बताऊँ, मेरे पास 3 महीने का टाइम था, उसके पहले मैंने मेंस की तैयारी नहीं की थी। मेंस की तैयारी वही मेंस की तैयारी थी जो मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की थी। तो मेंस की तैयारी के लिए मैंने तो ऐसे नोट्स ढूंढे जहाँ पे पहले से नोट्स बने हुए थे। जैसे आपने जैसे एक ने बताया कि विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल होते हैं, तो कई बार मैंने विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल की प्रिंट आउट निकाल लिया और मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगा तो मैंने उसी में ऐड करता गया, तो वो मेरे नोट्स हो गए। अगर आप पूरे बैठ के नोट्स बनाओगे तो सारा 3 महीने का टाइम यही निकल जाएगा। आप प्रैक्टिस कब करोगे? तो अगर आप साल भर तैयारी कर रहे हो, पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आप मेंस के नोट्स पहले ही बनाओ। मेंस के नोट्स पहले ही बनाओ और वैल्यू एडिशन करो जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो। और प्रैक्टिस करो, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, नोट्स नहीं बनाने। नोट्स बना के आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। नोट्स आपके बहुत अच्छे हैं तो कोई प्राइज नहीं देगा आपको और आपको कोई रैंक नहीं दे देगा। आपको लिख के आना है वहां पे पेपर में। तो पेपर में लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है नोट्स से ज़्यादा। तो नोट्स को रिवाइज करना है। तो नोट्स कैसे बनाने हैं? अगर आप साल भर पढ़ोगे तो नोट्स बन ही जाएंगे। जो प्रीलिम्स के नोट्स बना रहे हो वही मेंस के नोट्स हैं। आपको बस उन फैक्ट्स को एक लाइन में उतारना ही है, इतना ही करना है। कुछ नए टॉपिक्स आते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आप, जैसे अभी चल रहा है, अगर आपको 25 चल रहा है, 26 का टाइम देना है, तो अभी से मेंस के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। दिसंबर जनवरी तक मेंस की तैयारी करो, एथिक्स के नोट्स बनाओ, ऑप्शनल के नोट्स बनाओ, और ताकि वो बाद में आपको बाद में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो बिल्कुल, और क्या करना चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी कई बार गलत भी होती है, तो वेरीफाई करो सोर्सेज से। तो मुझे तो लगता है जैसे कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि सनसेट टीवी हो गई। सनसेट टीवी देखो, सनसेट, अगर आप जैसे एक पूछ रहा है कि गवर्नमेंट वेबसाइट क्या यूज़ करें, तो गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए सनसेट टीवी हो गई, पीआईबी की साइट्स हो गई। मोदी जी का चैनल आप फॉलो कर सकते हो। मोदी जी के जो मन की बात आती है आप उसको देख सकते हो, क्योंकि वो बीच बीच में बहुत सारी बातें बताते हैं कि इस राज्य में उनने ये कर दिया, इस राज्य में ये स्कीम लागू कर दी। उसमें से मैंने देखा है डायरेक्ट सवाल आते हैं यूपीएससी में। तो आप वो मन की बात फॉलो कर लो। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो ट्रांसक्रिप्ट पड़ी होती है, मन की बात कोई .com है, वेबसाइट है, तो उस पर ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हो। वो छोटी सी होती है, आप पढ़ सकते हो आराम से। उसमें से जो आपको नोट्स लगे उससे भी नोट्स बना सकते हो, उससे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। वो तो बहुत रिच होंगे एग्जाम्पल की, सीधे पीएम ने बोला है, ठीक है? तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स, पीवाई भी हो गई, सनसेट टीवी हो गई, राज्यसभा टीवी हो गई, जो मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स, आप यूज़ सकते हो। आपका इंटरव्यू योर पीएसआईआर सोर्सेज, ओके। पीएसआईआर में मैंने
जो शुभरंजन मैम है उनके नोट्स लिए थे। मैंने PSIR की कभी कोई कोचिंग नहीं की। PSIR में मैंने शुभरंजन मैम के नोट्स लिए थे, और वो नोट्स जो थे बाजार से लेते और बाजार से ही वो ही पढ़े थे। तो वो पढ़ा मैंने थोड़ा थोड़ा साल भर, थोड़ा धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ा उसको। फिर मैंने बाद में अपने लैंग्वेज में उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, जो मैम के नोट्स बाहर मौजूद थे, ठीक है। कोचिंग नहीं की अभी मैंने। इसके बाद मैंने क्या किया कि क्रैश कोर्स होता है मैडम का आफ्टर प्रीलिम्स जो क्लियर करते हैं, तो वो मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। एक्चुअली मैंने PCS जब दिया था तभी मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, तो उसका मुझे एक्सपीरियंस था कि क्रैश कोर्स का फ़ायदा होता है। तो क्रैश कोर्स वो ज्वाइन किया था। तो उसमें मैम बताती हैं कि कैसे लिखना है, आंसर आप क्या ऐड कर सकते हैं, तो वो काफ़ी रिचफुल रहता है। और वो लिखती भी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी करवाती हैं, तो वो फ़ायदा रहता है। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपनी बता रहा हूँ मैंने क्या किया था। आप पूरी क्लासरूम कोर्स भी ले सकते हो, उनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्लासरूम में तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, तो मैं कोई कोचिंग वोचिंग लेने का समय नहीं था। तो मैंने नोट्स बाजार से लिए थे और बाजार से ही पढ़े थे। क्रैश कोर्स लास्ट में लिया था, क्योंकि मैंने लास्ट में 2 महीने की छुट्टी ली थी मेन से पहले। इसके बाद मैंने क्या किया था, PSIR में एक और चीज़ की थी कि मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ पढ़ी थी, जो ऑनलाइन पढ़ी हुई हैं, कि वो कैसे लिख रहे हैं आंसर, और वो कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिख रहे हैं। ऑप्शनल में आपको क्या है, कीवर्ड्स की बड़ा मैटर करता है। तो ऑप्शनल में आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं हर टॉपिक पे, कि इस टॉपिक पे ये कीवर्ड लिखना ही लिखना है। तो उससे आपके मार्क्स एनहेंस होंगे। तो मैंने क्या किया था कि PSIR में क्या होता है, थिंकर आपको लिखने होते हैं, उनकी बुक्स लिखनी होती है, उनके कोर्स लिखने होते हैं, ये सब लिखना जरूरी है। यही आंसर GS2 का पेपर और PSIR का पेपर इससे अलग हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, 3 मैंने शीट्स ली थी, जिसमें एक में मैंने बुक्स, एक में ऑथर्स, और एक में कोट्स ऐसे बनाए थे। तो मैंने लिखा था अगर प्लेटो ने कोई बुक लिखी है तो 3 बुक उसकी लिख दी, एरिस्टोटल ने कोई बुक लिखी है तो उसकी लिख दी। लास्ट में रिवीजन किया कि इनने कौन सी बुक लिखी है। साथ में ही अगले पेज पे प्लेटो ने क्या कोट कहा थे, क्या 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 कहा था, क्योंकि वो लिखना होगा आपको आंसर में। तो ऐसे 2-3 मैंने शीट्स बनाई थी, मैम के नोट्स फॉलो किए थे और क्रैश कोर्स किया था। और टेस्ट सीरीज मैंने 4-5 टेस्ट दिए थे टोटल, तो वो मैंने किया था। तो यही सब किया था मैंने PSIR के लिए। बाकी मेरी जो टॉपर्स कॉपीज़ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैंने आज ही चैनल बनाया है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि चैनल बनाने के लिए, तो मैंने आज चैनल बनाया है। तो उसमें मैं फॉलो कर दूंगा, जो भी फॉलो करूंगा, जो भी सारे मेरे टॉपर्स कॉपीज होंगे उसमें डालूंगा, PSIR के भी और इसके GS के भी डालूंगा। साथ ही साथ अपनी मार्कशीट वगैरह जो भी होगी वो उस पर डालूंगा। तो मैं अब कौन सा एग्ज़ाम रह गया पास करने के लिए सर? सर मेंस के नोट्स बनाने के बाद मॉक्स लगाया है या पहले ही? देखो मेंस का क्या होता है कि मेंस में आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके ये क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन अलग आता है कुछ, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐसा पार्ट होगा जो आपको नई तरीके से लिखना होगा। तो आंसर राइटिंग तो आपको पहले से स्टार्ट कर देनी है, नोट्स तो बाद में बनाने हैं। नोट्स होते हैं वैल्यू एडिशन के लिए, कि आपको जो चीज़ें याद नहीं रही वो लिख दिया। लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग आपको पहले ही कर देनी है। अभी जैसे अभी का टाइम है, अगर आप लास्ट अगले नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो मेंस की आंसर राइटिंग। एक एक क्वेश्चन रोज लिखो, एक दो क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। एक दो क्वेश्चन लिखो रोज, और उससे आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद फिर आप साथ साथ आंसर लिखते रहो। नोट्स तो आपको बाद में बनाने हैं मेंस के, जब आप वैल्यू एडिशन के लिए, तो साथ साथ नोट्स बनाओ। आंसर राइटिंग के लिए नोट्स पर निर्भर मत रहो। आंसर राइटिंग आप थोड़ा सा लेकिन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड पढ़ो, NCERT पढ़ो, कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, प्रीलिम्स के लेवल का पढ़ लो, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करना शुरू करो। क्योंकि आंसर राइटिंग करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपने गलतियां क्या कर रहे हो, ठीक है। तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो क्या करना है? क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। आंसर नहीं आता तो कैसे करोगे आप? आंसर नहीं करना है। प्रीलिम्स में नहीं आता तो नहीं करना है, मेंस में नहीं आता तो उस टॉपिक से रिलेटेड या कहीं पे कुछ है तो कुछ ना कुछ लिख के आओ, क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। और इंटरव्यू में तो आप बोल ही सकते हो कि नहीं आता सर, इसमें क्या है। शुड आई टेक क्लासरूम और ओनली रिलाई ऑन नोट्स PSIR प्लीज सजेस्ट? इट डिपेंड्स ऑन यू ना। अगर आप घर पे रह रहे हो, सिर्फ घर पर हो, तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। तो आप डेली कम से कम आपकी एक रूटीन बन जाएगी, आपको पढ़ना है। अगर आप जॉब कर रहे हो साथ में, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब आप ऐसे नोट्स वगैरह लो। क्योंकि नोट्स में क्या है कि जो पुरानी बातें होती हैं। 1 मिनट, आई विल कम कल मैंने 1 मिनट।
या ओके। तो आप क्लासरूम कोर्स कर सकते हो अगर आप घर पे बैठे हो और आपके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्लासरूम कोर्स बिल्कुल करो। अब वो आपको एक गाइडेंस दे देगा, आपको पता पड़ेगा, आपका एक रूटीन बन जाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो। आजकल तो यूट्यूब पे भी फ्री कोर्सेज हैं, और नहीं तो एक साइट से psironline.com, उसमें psir के सारे नोट्स मौजूद हैं, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नोट्स ले लो। नोट्स में साथ दिक्कत क्या है कि आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए नोट्स पढ़ोगे, क्योंकि आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो और आपने कभी वो पढ़ा नहीं है, तो आप नोट्स में अगर आप एक किताब से उतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो और वो नोट्स किसी और के बनाए हुए होंगे, तो आप बिल्कुल नोट से पढ़ लो। क्योंकि मैं तो कर सकता था, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप देख लीजिए। ठीक है। How to remember facts for subjects like history, geo, maps, environment, species, and when should we prepare them? 5 months before, pre or 1 year? 1 year। देखिए, आपने क्या क्या बताया, हिस्ट्री बताया। जो हिस्ट्री का तो ऐसा है कि क्या कैसे याद रखें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी तब याद रहेगा। हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कोई ऐसा बहुत ऐसा फैक्ट है जो आपको बिल्कुल ही याद नहीं हो रहा, और कुछ ऐसे नाम होते हैं हिस्ट्री में जो बार बार आते हैं और बहुत टफ होते हैं, तो आप एक जगह लिख लो, ऐसे याद रख सकते हो। हिस्ट्री बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपका ऐसे हर चीज़ याद नहीं कर पाओगे। और ज्योग्राफी के मैप्स और एनवायरमेंटल स्पीसीज के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ज्योग्राफी के मैप्स हो गए तो मैप के क्वेश्चन, और स्पीसीज के क्वेश्चन जो आते हैं वो न्यूज़पेपर से आते हैं। साल 1.5 साल के आप न्यूज़पेपर पूरा पढ़ोगे, जब भी आपको कोई ऐसा न्यू स्पीसीज दिखे या फिर कोई मैप में कोई नई न्यूज़पेपर में कोई नई जगह दिखे कि ये जगह मैंने नहीं सुनी है, तो उसको लिखो और उसको लोकेट करो कहाँ पर है। उसको एक नोट बना लो कि एक कागज पे कि ये स्पीसीज है और ये अभी डिस्कवरी यहाँ पाई जाती है। तो ऐसे आप पूरा साल करोगे तो आपके पास 2-3 पेज के अच्छे खासे नोट्स हो जाएंगे जो किसी के पास नहीं होंगे। तो पूरे साल का काम होता है ये। आपको याद करना तो बाद में रिवाइज करो, फिर उसको 5 मंथ नहीं करना, आपको पूरे साल करना पड़ेगा ये। सर बेस्ट आंसर कैसे लिखें? बेस्ट आंसर कैसे लिखें? ओके। बेस्ट आंसर कैसे लिखें? तो बेस्ट आंसर इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? बेस्ट आंसर कोई भी बेस्ट आंसर नहीं होता है, ठीक है। और बेस्ट आंसर आपको टॉपर्स की कॉपी पढ़ के पता पड़ेगा कि जो ईयर 1 या ईयर 2 या ईयर 50 या ईयर 200 या ईयर 400 जो सिलेक्शन हुए हैं जिन लोगों के, वो लोग क्या लिख रहे थे, वही बेस्ट आंसर है। वही बेस्ट आंसर है, तभी उनका सिलेक्शन हुआ। आप जो लिख रहे हो वो बेस्ट नहीं होगा, तो बेस्ट आपको बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो वेस्ट आंसर कुछ नहीं होता। आंसर वो होता है जो जितना अच्छा आंसर होगा वो बेस्ट हो जाएगा। मेंस में क्या है कि एक कंपेरेटिव कॉपी चेक होती है कि अगर आपने कंपेरेटिवली उससे दूसरे से अच्छा आंसर लिखा है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सेम फॉर इंटरव्यू, तो आपकी कंपटीशन दूसरे लोगों के साथ है। दूसरे लोगों को देखो आप वो लोग कैसे लिख रहे हैं आंसर, तो उनसे बेस्ट बनाने की कोशिश करो, आप बेस्ट हो जाओगे। सर मौसम विभाग के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है? ये एसएससी का एग्ज़ाम होता है जो देना होता है। तो ये 2-4 साल 5 साल बाद होता है, तो उस टाइम हुआ था तो मैंने दे दिया था। लोग मैप्स एंड डायग्राम बनाते हैं, इज दैट नेसेसरी टू स्कोर बेटर? नेसेसरी तो देखो कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक इनहेंस करता है प्रेजेंटेशन को। आपका आंसर में बढ़िया सा डायग्राम बना होगा या फिर कोई मैप बना होगा, तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको अच्छा लगेगा ना कि देखने में, अरे मतलब इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो ये फायदा कर सकता है आपको। अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि आपको मैप और डायग्राम की जरूरत ही नहीं है तो मत बनाओ। तो नेसेसरी कुछ भी नहीं है, अगर आप बनाओगे तो आपको फायदा होगा। Do you suggest doing full-time study at least once before managing a job and study to lay the foundation in offline and mode? No, मुझे लगता है ऐसा कुछ जरूरी है। मैं जब कोचिंग मैंने की थी कोविड से पहले, तब मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब के साथ साथ मैंने कोचिंग की है। मैं मौसम विभाग में था तब, और मैं हमारी शिफ्ट में ड्यूटीज होती थी, तो मेरी शाम को 5 बजे बंद खत्म हो जाती थी, ऐसा था कुछ। तो मैं सर से बोल के जाता था कि मुझे जल्दी जाना है, और फिर मैं 5 से 7:30 वाली कोचिंग लेता था। तो मैं रोज ऑफिस से कोचिंग जाता था। तो मेरे पास तो लोड काफ़ी था, ऑफिस भी करना था, कोचिंग करना था, फिर आके पढ़ना भी था। तो क्लासरूम कोर्स से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे लगता है मेरे पास एक नोट्स आ गए, मैंने नोट्स बना लिए। इससे इससे ज़्यादा मुझे लगता है सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि क्लास कोचिंग नेसेसरी है, कोचिंग नेसेसरी नहीं है। अगर आपको फुल टाइम पढ़ना है, जैसे आपने बोला कि फुल टाइम, तो फुल टाइम आप ऑनलाइन पढ़ लो।
घर पे रह के आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कहीं जाने से अच्छा, तो वहाँ आपको टाइम बचेगा। उस टाइम इतना नहीं था ऑनलाइन का, मुझे ऑफलाइन ही पढ़ना था। तो ऐसा कुछ नहीं है, फाउंडेशन आपको बनानी है तो फाउंडेशन तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी से ही बनेगी। तो आपको फाउंडेशन एनसीईआरटी से ही बनानी पड़ेगी। एनसीईआरटी से फाउंडेशन बनाओ, फिर सोचो कि मैं किस लेवल पे हूँ। अगर आपको देखो, एक बात ये भी है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा या मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, तो आप आपको आपको इस प्रोसेस में आपको एनालाइज आपको जरूर करने की जरूरत है अपने आप को, क्योंकि आप वेस्ट कर रहे हो ईयर्स को। मेरे पास जॉब थी, क्यों मेरे पास जॉब सिक्योरिटी थी, मुझे जरूरत नहीं थी कुछ भी सोचने की कि मैं एग्जाम दूंगा क्या होगा, नहीं दूंगा क्या होगा। मेरे पास कोई पेरेंट्स का कुछ नहीं था कि आपको करना ही करना है। तो इसलिए मैंने किया, इसलिए मैंने 6 अटेम्प्ट दिए। अगर आपको 2-4 अटेम्प्ट में ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत हो गया और मैं नहीं कर पा रहा, आप बहुत मार्जिन से रह रहे हो और आप दोबारा हर जगह नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मुझे लगता है गिव अप करके कुछ और करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा गिव अप कर दो, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो आपकी जो पोटेंशियल है वो कुछ और है, और उसको पोटेंशियल को वहां लगाना चाहिए, क्योंकि इंडिया बीइंग एन यंग कंट्री, इंडिया नीड्स यू। और इंडिया को ये नहीं चाहिए कि आप क्लासरूम में या फिर एक कमरे में बैठ के अपनी सारे जो जवानी की ईयर से वो गुजार दो। तो अगर आप फेस कर पा रहे हो तभी आप पढ़िए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन के लिए मुझे लगता है एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। फुल टाइम कोचिंग की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है कि फुल टाइम कोचिंग करनी है तो आप बिल्कुल करो, आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे और जैसे टॉपर्स की वीडियोस देख लोगे, टॉपर क्या बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है। जिन्होंने बहुत सारे टॉपर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, तो आप उनको देखो कि उन्होंने कहाँ से किया है, कैसे किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको देखो, इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है और वही पढ़ना है जो लिमिटेड सोर्स के साथ। सब कुछ नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। ये सब चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और आपको जो डेली ये सब करता है ना, उसी का सिलेक्शन होता है। मैंने देखा है कई लोग पूरे बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं करते, न्यूज़पेपर को इग्नोर कर देंगे, या फिर मॉक टेस्ट नहीं देते। तो मेरे साथ भी हुआ था, मैंने प्रीलिम्स मेरा रह गया था। तो इस तरह से आपको बेसिक चीज़ें तो करनी ही करनी है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, पेपर से पहले मॉक टेस्ट देने हैं और रिवाइज करना है, 2-3 चीज़ें जो रोज करनी है। इसके लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है आपको। सर GS2 वैल्यू एडिशन सोर्स GS2 के लिए मेरे टॉपर्स की कॉपीज थी। मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था और मुझे पॉलिटी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मैंने आपको बताया, तो मुझे पॉलिटी चीज़ें याद हो जाती हैं, पता हो जाता है। उन चीज़ों को मैं लिखने में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, पहले बकैती करते थे, बकैती करने में तेज हूँ जब मैं लिखता हूँ। तो वो बकैती करते टाइम अगर आप लिख सकते हो, उसमें फैक्ट और अच्छे से घुसा सकते हो, तो आपका आंसर अच्छा हो जाता है। तो मैंने वैल्यूडेशन के लिए, पॉलिटी के लिए टॉपर्स की कॉपी देखी थी। हाँ, और जजमेंट्स जजमेंट जो होते हैं और फैक्ट्स, ये इतनी इतनी शीट्स आती हैं आप मेन से पहले, कि जजमेंट, रिसेंट जजमेंट्स क्या क्या है, हर टॉपिक पर जजमेंट आते हैं, वो जजमेंट आपको ऐड करने हैं। और एक फैक्ट्स का आता है कि जैसे नॉर्मल फैक्ट की सेक्स रेशियो क्या है, तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। तो इस तरह के फैक्ट्स आपको जमा करने हैं, वो पढ़ने हैं और वही चीज़ें लिख देनी है। लिख दोगे हो जाएगा। तो आपको लिखोगे कैसे, प्रैक्टिस करोगे, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब हो पाएगा। तो रोज एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से लिखना स्टार्ट करो, फिर आप देखो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। व्हाट इज़ योर ऑप्शनल, एंड मैंने बता दिया ऑप्शनल PSIR था मेरा। और हाउ टू मैनेज टाइम विद जॉब, तो मैनेज टाइम, तो जैसे मैं जॉब करता था तो मेरी ये वाली जॉब है, ये काफ़ी टायरिंग है। मतलब डिपेंड करता है सेक्शन पे कि आप कहाँ सेक्शन में क्या काम कर रहे हो। तो मैं पिछले 4 साल जो काम किया, बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास, पॉलिसी का काम था। तो लगातार ऑफिस में कुछ टाइम मिल ही नहीं पाता था। तो उसमें भी जब लंच टाइम होता था तो कोई वीडियोस देख लिए, जैसे डाउन टू अर्थ के वीडियोस हो गए, या नेटफ्लिक्स पे जैसे प्लानट सीरीज हो गई, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियोस हो गए। तो ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हो। न्यूज़पेपर में ऑफिस में ही पढ़ता था, सुबह जाके न्यूज़पेपर पढ़ता था सबसे पहले। तो ये सब चीज़ें जो आपको टाइम लेती हैं वो आप ऑफिस में करो, और जो चीज़ें होती हैं जहाँ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, लिखना है आंसर, तो आप वो बाद में घर पे आके कर सकते हो, या फिर जहाँ आपको याद करना है वो आप घर पे आके कर सकते हो। Mio journey at be aspiring. Thank you. Optional PSIR. Sir, initially I'm not able to read Lakshmikant. Why? ऐसा क्यों है कि आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ ली? लक्ष्मीकांत बहुत इजी बुक है। सर, विच गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेयर्ड बिफोर यूपीएससी एज वी गेट बैकअप प्लान? तो प्रिपेयर तो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। प्रिपेयर आप मुझे लगता है आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग क्लियर करते हैं, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब क्लियर करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि सही सोर्सेज को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, और उनका कोई प्लान भी नहीं होता। प्लान भी उन लोगों का होता है जिनमें थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस होता है।
मैंने यूपीएससी की तैयारी जब शुरू की थी, तब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया था। मतलब जब मेरी जॉब लगी थी, तो मेरी जॉब पहले लगी है, बाद में मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है। तो मेरा पहले था कि मैं पहले कोई जॉब ले लेता हूँ, फिर साथ में तैयारी करूँगा, तो साथ में तैयारी की मैंने, तो उसमें इतना टाइम लग गया। तो दिक्कतें तो आपको आएँगी ही देखो। तो मुझे लगता है कि आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम के ऐसे सोचने की जरूरत है, लेकिन आपको यूपीएससी की तरह कोई एग्जाम देना है, तो जैसे एनडीए का एग्जाम होता है 12th के बाद, वो यूपीएससी कराता है। तो जो भी यूपीएससी एग्जाम कराता है, उस तरह के जीएस के पेपर आप सॉल्व करो, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, वो दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आप दे सकते हो। अगर आप मैथ वगैरह में अच्छे हो तो सीजीएल का दे दो साथ में। अभी मेरे एक कलीग थे जो अभी बढ़िया रैंक लेके आए हैं इस बार, तो उन्होंने बोला कि इस बार उनका सीजीएल भी क्लियर हुआ है, जो मेरी पोस्ट थी एएसओ वाली। तो उन्होंने साथ में वो भी एग्जाम दिया, क्योंकि उनके 4-5 अटेम्प्ट हो गए थे। तो आप साथ साथ में दे सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो सीजीएल वगैरह, आईबीपीएस वगैरह दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। सर, कोचिंग में ऑलरेडी प्रोवाइडिंग नोट्स, शुड आई मेक माई क्लास नोट्स और जस्ट मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट? शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ व्हाट? प्रोवाइडिंग नोट्स? कोचिंग नोट्स का प्रोवाइड कराती है? कोचिंग में तो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको नोट्स बनाने हैं ना खुद। हमेशा अपने नोट्स पे फोकस करना है, आपके क्लास नोट्स बनाओ और उसमें वैल्यूएशन करना है। फिर जब आप कुछ और स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे या पीवाईक्यू करोगे या मॉक टेस्ट दोगे, तो जब आपको कुछ नया लग रहा है तो वो अपने नोट्स में ऐड करो, ठीक है? कुछ भी अलग से नोट्स में बनाओ और किसी कोचिंग के नोट्स में मत जाओ, अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो तो क्योंकि उसमें सब कुछ होता है और वो लोग मतलब सब कुछ दे देते हैं, और जो पढ़ना भी नहीं होता। क्लासरूम में जो आपको पढ़ाएंगे वो रेलेवेंट होगा एग्जाम से, तो आपको क्लास नोट पे फोकस करना है, ठीक है? क्लासरूम नोट्स पे फोकस करो। फोकस विद पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी तो ऐसे आएगी कि आप ये सोचो कि मैं कर ही लूंगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं सबसे पहली बात। और दूसरी बात, नहीं भी करूंगा तो एक एग्जाम सब कुछ नहीं होता, ठीक है? मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, इस एग्जाम की इतनी नहीं है कि मुझे जज कर सके। तो इस तरह से सोचो। तो पॉजिटिव तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत लंबा प्रोसेस है और कई बार दिक्कतें आती हैं, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। Again, also, how did we manage health if one is preparing for a long term? Any schedule that help you? तो obviously हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। मेरी आदत थी, मैं रात को पढ़ता था, तो मेरे घर वाले कहते थे रात में क्यों पढ़ते हो, हेल्थ खराब हो जाएगी। बीच में मेरी हेल्थ भी खराब हुई थी, तो उसका कारण था मैं बाहर का खा लेता था। तो आपको घर का खाना है, अच्छा खाओ, कभी कभी बाहर का भी खाओ, जो अच्छा लगे खाओ, मन को जो अच्छा लगे वो खाओ, लेकिन सही टाइम पे खाओ, अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा रखो। रात में ही पढ़ रहे हो तो दिन में अच्छे से सो, ठीक है? अगर आप घर पे हो तो 8 घंटे की कम से कम नींद लो, तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। थोड़ी एक्सरसाइज करो, वॉक करो, दोस्तों के साथ जरूर मिलो, दोस्तों से मिल लो, उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लो, बातें कर लो, उनसे जान लो वो उनका क्या चल रहा है। ये सब बातें करते रहोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में ट्रिप मारे आओ, घूमे आओ, ठीक है? तो और लेकिन कंसिस्टेंस रहो कि ट्रिप मार के आना है, तो आपको पता है कि मैंने ट्रिप की वजह से 2-3 दिन का मिस कर दिया, तो वो 2-3 दिन का फिर मुझे पढ़ना है, ठीक है? उसको छोड़ना नहीं है। तो ये सब आप करोगे तो सब सही रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा। सीजीएल के लिए डिफरेंट पढ़ना पड़ता है या सीजीएल के लिए तो डिफरेंट ही पढ़ना पड़ता है, उसमें मैथ, इंग्लिश, और अब तो पैटर्न चेंज हो गया। अब तो मुझे नहीं पता पैटर्न, मैंने तो 17 में दिया था, तो सीजीएल की मैं नहीं बता सकता। सीजीएल की तैयारी कितने महीने में हो सकती है? सीजीएल की तैयारी के लिए आपको मुझे लगता है 5-6 महीने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा। सीजीएल मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था, और मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई की थी सीजीएल के लिए, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली थी। तो अगर आप थोड़ा सा मैथ में अच्छे हो या रीजनिंग में अच्छे हो तो आप सीजीएल क्लियर कर जाओगे। सर, आर यू मेक डिजिटल नोट्स? यस, डिजिटल नोट्स, मैंने वन नोट पे नोट्स बनाए थे। तो जैसे कभी कभार क्या होता था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाता था ऑफिस में, तो मैं डिजिटली न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो डिजिटली न्यूज़पेपर से मैं कॉपी कर लेता था, जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है वो मैं वन नोट पे कॉपी कर देता था, सेम टैब पे खोल रखा था। तो आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे ये काम कर सकते हो, वन नोट का यूज़ कर सकते हो अपने टॉपिक वाइज। मैंने टॉपिक वाइज टैब बना लिए थे, और जब भी मुझे कुछ टॉपिक से रिलेटेड लिखता था तो उसमें डाल देता था, तो वो फ़ायदा होता था। बाद में ये रिवीजन में फ़ायदा हुआ। सर, आई एम प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर यूकेपीएससी एंड वुड वांट टू जॉइन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कितनी सिमिलरिटी होती है पीसीएस और यूपीएससी में? तो यूकेपीएससी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यूपी पीसीएस दिया था, तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का पैटर्न सेम ही है। तो आप वहाँ से तो मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ था, तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा था, तो मैंने जब यूपी पीसीएस का एक बार एग्ज़ाम दे दिया, तो मुझे मेंस
समझ में आ गया कि कैसे लिखना है, तो मुझे बहुत हेल्प किया यूपी पीसीएस 2021 जो मैंने क्लियर किया था। तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस सेम होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब चेंज हो गया है, अब थोड़ा ऑप्शन हटा के उन्होंने यूपी का डाल दिया, तो यूपी की कोई एक बुक ले लो, आप वो पढ़ लो और आपको क्योंकि आंसर राइटिंग करनी है वहाँ पे। हाँ, ट्रैवलिंग का शौक है। Can you please share your digital notes? I will share the digital notes. Okay, I will share the digital notes. One notes के जो notes थे मेरे वो मैं share कर दूंगा और वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे करूंगा। मैं 1 मिनट आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। 1 मिनट। ओके, 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 मैं चैट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये चलता है कि नहीं। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, तो आप यहाँ कर सकते हो। कुछ पूछना हो तो आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। कैन यू प्लीज शेयर डिजिटल नोट्स? आई विल शेयर माई डिजिटल नोट्स। इस चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा डिजिटल नोट्स। सर आपको ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ, बहुत शौक है। मैंने अपने डेफ में भी ट्रैवलिंग लिखा था, तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैंने कई जगह ट्रैवल किया हुआ है और एग्जाम से बीच में ही ट्रैवल करता था मैं। तो ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको लगातार 15-15 घंटे रोज पढ़ना है। आप 6-7 घंटे रोज पढ़ोगे और बीच में आप थोड़ा गैप भी ले लोगे एक एक दिन का, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, स्मार्टली पढ़ रहे हो या नहीं, सही पढ़ रहे हो या नहीं। सोर्सेज कम रखो और पीवाईक्यू से रिलेटेड पढ़ो, ठीक है। सर आई जॉइन प्राइवेट जॉब, टाइमिंग है 7 to 8 PM। हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? 7 to 8 PM क्या, 7 AM to 8 PM होगा? तो ये तो काफ़ी टायरिंग हो गया। ये तो काफ़ी मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। आप ऑनलाइन कोई क्लास ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने ऑफिस में पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप सुबह 7 से शाम को 8 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो तो आपको तो ऐसा कुछ फिक्स करो, लंच में पढ़ लो या कोई जो फ्री टाइम होता हो जहाँ आप दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो वहाँ पढ़ाई करो, यही कर पाओगे अब आप। कैन यू, आपने आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट की थी, कितनी बार रिवीजन के बाद? तो मैंने एक बार प्रीलिम्स का पढ़ लिया था, एनसीईआरटी पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग की थी। आंसर राइटिंग मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट की, तो मैंने पहले दिन 2 क्वेश्चन लिखे बस। और मैं टाइम पे लिख भी नहीं पाया था, 15-15 मिनट 12-12 मिनट लग रहे थे छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने में, और पूरा लिख भी नहीं पा रहा था। तो वहां से स्टार्ट करके आज मेरे 792 मार्क्स आए थे मेंस में। तो आप देख सकते हो कि आपको स्टार्ट जीरो से ही करना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट करो 2 क्वेश्चन से रोज, और ज्यादा नहीं करने, 2 ही क्वेश्चन लिखा करो, नहीं तो आप रोज नहीं कर पाओगे। ये सोच लो 2 ही क्वेश्चन लिखने, किसी भी टाइम डिसाइड करो, टाइमर लगाओ कि मैं कितने टाइम में कर पा रहा हूँ, और 2 क्वेश्चन लिखो बस। और ये उसके मॉडल आंसर भी देखो कि उसके मॉडल आंसर हो कहीं पर, और आप देखो कि मैंने क्या लिखा और उन्होंने क्या लिखा। उस पर भी आप नोट्स बना सकते हो कि आपने जो आंसर लिखे और जो नहीं लिख पाए वो आप नोट्स बना लो उसी पे, ठीक है। सर स्ट्रेस कैसे हैंडल करें? स्ट्रेस कैसे हैंडल करें? तो स्ट्रेस हैंडल करने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हो, किसी को म्यूजिक का शौक होता है। जैसे मैं क्या करता था, मैं कोई मूवी देख लेता था, या मैं घूमने चला जाता था, या मैं कुछ खाने चला जाता था बाहर, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और ऐसी लोकेशन पे रहता हूँ कि सब आस-पास है। तो जब मर्ज़ी होती है तो कभी घूमने चले गए, खाने चले गए, हवा लेने चले गए, तो थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहता है। सेकंडली इतना स्ट्रेस का मेरे ऊपर नहीं था, क्योंकि मैं पहले से जॉब में था। तो जो लोग बेचारे जॉब नहीं कर रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करो कि आप 1-2 अटेम्प्ट में क्लियर करो एग्ज़ाम। इसके लिए आपको फ़ोकस्ड 1 साल तैयारी करो। अगर उसके लिए आपको किसी से दोस्तों से बात करनी बंद करनी पड़े, कहीं घूमना बंद करना पड़े, मोबाइल चलाना बंद करना पड़े, तो करो। 1-2 साल करो, अच्छे से करो, और 1-2 अटेम्प्ट में क्लियर करो। क्यों उसको 5-6 साल तक खींचो, ठीक है? तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। अगर आप पढ़ाई करोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। आपका दिमाग और कहीं जाएगा तो स्ट्रेस होता है, ठीक है? और एक सपोर्ट सिस्टम साथ में रखो। कोई दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ-बाप हो सकते हैं। तो जो भी आपको आपकी बातें सुनता हो, समझता हो, उससे आप अपनी बातें शेयर करो, ठीक है? नोट्स मेकिंग का बताओ 2026 के लिए। तो 2026 के लिए अभी तो बहुत टाइम है, 1 साल पड़ा है, पूरे 1 साल में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अभी आप नोट्स स्टार्ट करो मेकिंग मेंस के लिए। मेंस के लिए पढ़ाई स्टार्ट करो, आंसर लिखना स्टार्ट करो, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट उसके नोट्स बनाओ।
एक कागज पे, और उसी पे बार बार रिवाइज करो उसको, ठीक है। कोई टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करो, और दिसंबर जनवरी तक आप मेंस के लिए पढ़ो, मेंस के नोट्स बनाओ अच्छे, और उसके बाद फिर जो 3-4 महीने बचते हैं उसमें प्रीलिम्स के आप मॉक टेस्ट दीजिए, तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्लियर करना है, और फिर जब आप मेंस दोगे तो आपके पास पहले से नोट्स होंगे, और उन नोट्स को आपको फिर बस रिवाइज करना होगा। ओके सर, ऑप्शनल और जीएस पे रिवीजन, सर आप अपना रूटीन बता सकते हैं, आपने इतनी चीज़ों को मैनेज किया किस रूटीन से, ठीक है। तो जैसे आपने बोला ऑप्शनल और जीएस, तो मैंने एक मोटा मोटी बताऊं कि ऑप्शनल और जीएस मैंने आधा आधा टाइम दे रखा था। अगर मुझे 8 घंटे पढ़ना है तो ऑप्शनल 4 घंटे और जीएस 4 घंटे, ठीक है। जीएस 4 घंटे तो 4 सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट 1-1 घंटे, इस तरह से मैंने डिवाइड किया हुआ था। मैं अपना रूटीन क्या बताऊँ, मैं सुबह उठ के ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह 9:30 का ऑफिस होता है, 10 बजे पहुंच रहा हूँ, 10:30 पहुंच रहा हूँ, ऑफिस जाके न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो ऑफिस का कोई काम है कुछ कर रहा हूँ, बीच में टाइम मिल गया, मुझे गैप मिल गया, थोड़ा टाइम है तो मैंने कोई वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, या फिर जो नोट्स कोई होते हैं, जो डिजिटल नोट्स होते हैं कहीं से, वो पढ़ लिए, ठीक है। और जैसे काम आ गया फिर काम करने लग गया, लंच में लंच कर रहा हूँ, लंच के साथ वीडियो देख लिए। ये सब आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या वीडियोस देखने हैं। आप उसी टाइम देखने मत बैठ जाओ, कभी कुछ जैसे आपको नई चीज़ लगी कि ये वीडियो देखना चाहिए, तो आप उसको रख लो कि मैं अगले दिन लंच में देखूंगा। उसके बाद जैसे चाय का टाइम हुआ, तो जब एग्जाम हो जाता था मैं चाय पीने नहीं जाता था, तो ब्रेकफास्ट टाइम करने जाते हैं, कलीग्स होते हैं, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। घर आके फिर आपको पूरा, जब 6 साढ़े 6 बजे घर आ जाओगे, तो 1 आध घंटे का गैप लेके 7:30 से 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ाई करो। 8 घंटे की ज़रूरत है आपको नींद की, 1 से 8 सोओगे, बढ़िया है। तो 7 और 6 13 6 घंटे वो पढ़ लिए, ऑफिस में पढ़ लिए 2 घंटे काफ़ी है। इतना आप पढ़ लोगे, ये करते रहोगे तो हो जाएगा। मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो सैटरडे संडे को मैं पूरा पढ़ लेता था। इस तरह से आप कर सकते हो। सर ऑप्शनल और जीएस फिर रिवीजन तो मैंने बता दिया। सर जीएस सिलेबस ऑफ एसएससी एंड यूपीएससी आर सेम, दो दे आर नॉट सेम। यूपीएससी अलग चीज़ है, एसएससी अलग चीज़ है। तो एसएससी का सिलेबस आप किसी एसएससी वाले से जान सकते हो, मैं आप यूपीएससी बता सकता हूँ। सर हमको टाइम देने के लिए थैंक यू। आप कब से बोल रहे हो, पानी तो पी लो। थैंक यू थैंक यू। पानी मेरे पास रखा है, मैं पी लूँगा पानी। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल आपको शेयर कर दिया है लिंक में, तो वो आप वहाँ से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे अब मेरे अपने नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा। मेरा इंस्टा पे चैनल है, मतलब इंस्टा पे भी है, तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो तो मुझे। और सर यू आर वेरी हम्बल, बिकॉज ज़मीन से जुड़ के आता हूँ इसलिए हम्बल हूँ। मैंने देखी है कई लोगों के जो जिस तरह से लोग बिहेव करते हैं, तो आप उन चीज़ों को याद रखो, और लोगों से उस तरह से व्यवहार करो जैसे आप चाहते हो कि आपसे लोग व्यवहार करें, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मैं 1-2 मिनट देखता हूँ, और कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर बताओ क्या सही है, जून से दिसंबर तक प्री एंड मेंस के नोट्स बनाने हैं और जनवरी से मई प्री। तो सर ये पूछना है कि जून से दिसंबर तक ओनली मेंस के सिलेबस के नोट्स बनाऊं। अरे आप मेंस का पढ़ोगे तो प्री का मेंस और प्री का सिलेबस इतना अलग नहीं होता। मेंस का सिलेबस और प्री के सिलेबस में ये अंतर है कि मेंस के सिलेबस लिखा हुआ है कि ये आएगा, और प्री के सिलेबस में जो मेंस का सिलेबस है वो तो आएगा ही, उसके साथ करंट अफेयर्स और आते हैं, बस इतना अंतर होता है। तो आप मेंस के नोट्स बनाओगे तो प्री के नोट्स साथ साथ ही बन रहे हैं, ठीक है, उसको आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नहीं, टॉपिक वाइज नहीं बनाने, आप मेंस के नोट्स बनाओ, मेंस के नोट्स ही पढ़ो प्रीलिम्स में, वो आपको फायदा करेगा। प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। नोट्स काम नहीं आते, मॉक टेस्ट काम आते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट देने आपको। मेंस के लिए नोट्स बनाओ और उनको लिखो फिर, तो दोनों जगह दोनों बातें अलग अलग होती हैं। और कोई क्वेश्चन पढ़ना है तो बताइए। सर व्हाट मिस्टेक वी शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड। तो अवॉइड करने के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है कि आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा अपने को ओवरलोड कर लो। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो वो सोर्स लिमिटेड रखो, कंसिस्टेंसी रखो। ऐसे मत करो कि 2 महीने बहुत पढ़ा और 2 महीने पर छुट्टी ले ली, ऐसा नहीं करना, रोज पढ़ना थोड़ा थोड़ा। सर आई हैव
सर इतने सारे एग्जाम क्लियर करने के पीछे हाउ वन शुड प्रिपेयर कि अपने आपकी तरह बहुत एग्जाम क्लियर कर लें तो जो एग्जाम होता है उस पर उस टाइम उतना फोकस करना होता है तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। और एग्जाम का क्या होता है कि इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स का ऐसा है कि आप अगर एक एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे एग्जाम क्लियर करना है। तो वो इसका मैं कोई तरीका नहीं बता सकता, ये मैं कर पाया तो कर पाया, इसमें आई डोंट हैव एनीथिंग टू से इन दैट। सर आई पोटेंशियल बट स्टिल एम अंडर कॉन्फिडेंट। तो पोटेंशियल है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट कैसे हो? आप बोल रहे हो कि आप पे पोटेंशियल है और आप ये भी बोल रहे हो कि अंडर कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग बातें होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप में पोटेंशियल है तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंस है अपने लिए आपके अंदर, तो आप वो पढ़िए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ है, काफ़ी इनफ है। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन एंजॉय करो भाई, कहा है फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन पढ़ना स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। आराम से थर्ड ईयर में 1 साल पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर से पढ़ना है तो धीरे धीरे पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो 4 बार, आपको अच्छा रहेगा उसके लिए। यूपीएससी 25 दे रहे हो क्या? नहीं दे रहा, मैं 25 नहीं दे रहा। मेरा फॉरेस्ट सर्विस का अटेम्प्ट रह गया है लेकिन मैं इस बार नहीं दे रहा। आई एम वेटिंग फॉर माई कैडर। ओके सर न्यूज़पेपर सजेस्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर आप पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस, जो मैंने पढ़ा था। देखो आजकल हिंदू में क्या है कि हिंदू काफ़ी पॉलिटिकली आपको क्या कहूँ मैं उसको, थोड़ा सा वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, आपको फैक्ट चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ों में नहीं पढ़ना है। तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, वहाँ पे उसके भी वही एडिटोरियल पढ़िए जो किसी पॉलिटिकल पर्सन ने नहीं लिखे हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसका एक्सप्लेन आता है, बहुत अच्छा आता है, उसका आईआर आता है, बहुत अच्छा आता है। तो आप मेरे हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। हिंदू भी पढ़ते हैं लोग, हिंदू पढ़ सकते हैं। मेरे लिए जो काम किया मैंने आपको बताया। और कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर, मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना है। पॉलिटिकल जो न्यूज़ है वो नहीं पढ़नी है कि बिहार में इलेक्शन कौन जीत गया या यूपी में कौन जीत गया, ये सब इग्नोर करना है। किसी ने क्या बोल दिया एक दूसरे के बारे में, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, वो नहीं करना है। उसके पीछे जो कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई या फिर पार्लियामेंट का कोई, तो वो पढ़ना है। और जैसे बताया मैंने, जैसे स्पीसीज आती है न्यूज़पेपर में स्पीसीज आती हैं, और साथ ही साथ मैप्स, कोई नया प्लेस आता है तो उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। ओके सर मैं यूपीएससी देना है, अभी मैं मेंस के पीवाईक्यू पे फोकस करूं, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स कैसे लेता चलूं? ओके लेता चलूं मैं। मेंस के पीवाईक्यू पे फोकस करो अभी और उसके हिसाब से पढ़ो, और दिसंबर तक वही पढ़ो, ठीक है। अगर आप मेंस का पढ़ते रहोगे तो प्रीलिम्स की तैयारी आपकी साथ साथ होती रहेगी। फिर वहाँ से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना दिसंबर से, और तब आपको पता पड़ेगा कि आपको प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है। साथ ही साथ कोई ना कोई मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की जरूर पढ़ो। विजन की पढ़ सकते हो, बाजीराम की पढ़ सकते हो, या कोई भी कोचिंग की किसी की भी पढ़ सकते हो। एक मंथली मैगजीन हर मंथली पढ़ो, तो आप अपडेटेड रहोगे। न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर विद जॉब मैंने बता दिया, आप पहले देख सकते हो। सो हिंदू का फॉन्ट बेटर है, आई का इंटरफेस अच्छा नहीं है, तो इसमें अब आप आई इंडियन एक्सप्रेस वालों को मेल कर सकते हो, वो बता देंगे आपको। बिग फैन सर, ओके आई हैव नॉट डन एनीथिंग कि आप बिग फैन हो जाओ मेरे, लेकिन ओके थैंक यू। सो एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग विद मी। आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा। या टेलीग्राम पे कर सकते हो आप, मैं उसमें सारी बातें बता दूंगा। मैंने ऊपर सारे बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप मेरा फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू। सो आई एम एंडिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।